अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज दुनिया भर में जहां जहां ईद उल अज़हा मनाई जा रही है उन सब लोगों को, हमारे देखने वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और कल हज का अमल भी मुकम्मल हुआ और दूसरी जानिब जो है आज ख़ास तौर पर सऊदी अरब में, दुबई में और जो दुनिया के दूसरे ममालिक हैं वहाँ पर ईद उल अज़हा जो है मजहबी जोशो खरोश, जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। पाकिस्तान में ईद कल होगी तो हमारी तरफ से सबको एडवांस में ईद मुबारक हो। और दूसरी चीज़, लाहौर में आज आपने नोट किया है कि जब परदेसी अपने घरों को लौट कर जाते हैं तो मुझे तो एक चीज़ का बड़ा रियलाइज़ होता है कि लाहौर की जो रौनक है ना, ये हमारे इन परदेसियों से ही है। बिल्कुल खाली खाली सा शहर महसूस हो रहा होता है क्योंकि कल ईद है और परदेसी अपने घरों को रवाना हो चुके हैं और हम आपके सामने अपने सहावती फराइज अदा कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी शिद्दत से इस चीज़ की कमी फील होती है कि जो लाहौर के हुस्न को चार चांद लगाया होता है, इसमें इन हमारे परदेसियों का बहुत ज़्यादा होता है। और आपको पता है कि पहले गर्मियों की छुट्टियों की वजह से एक तो ये था कि सड़कों पर रश बहुत कम हो गया था, वरना ये तो स्कूल टाइम था तो बहुत रश होता है जब हम ऑफिस आ रहे होते थे। तो उसके बाद कुछ सड़कें थोड़ा बर्डन कम हुआ, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल खामोशी और वीरानी। एग्जैक्टली, मतलब ये है कि ट्रैफिक से तो आपको रिलीफ मिल ही गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो परदेसी है ना, उसने हमारे शहर की रौनकें आबाद करके रखी हुई हैं। लेकिन अभी कल ईद मनाई जाएगी, जिसने जानवर नहीं खरीदा वो तो अब ख़रीदने के लिए आज आखिरी मौका है उनके पास, क्योंकि अब जो है वो दौड़ ज़्यादा लगेगी कि भाई कौन कौन है जो अपनी पसंद का जानवर ख़रीदने में कामयाब हो जाएगा। मिडल ईस्ट में आज ईद मनाई जा रही है, सऊदी अरब में ईद मनाई जा रही है, बहुत से ममालिक हैं दुनिया के, दूसरे बाहर के ममालिक हैं, यूरोप के ममालिक हैं जहाँ पर ईद मनाई जा रही है। और हम लोग कल ईद मनाएंगे। ईद मनाने से पहले जो है हम आज का दिन हम आपके साथ मौजूद हैं और दुबई में भी जो है आज बड़ी अहम शख्सियात जो हमारी दुबई में मौजूद हैं। पाकिस्तान से एक दिन आसिफ जरदारी साहब दुबई में मौजूद हैं, मियां नवाज शरीफ साहब दुबई में मौजूद हैं। तो ईद जो है ना, सियासतदानों की ईद जो होती है वो भी सियासी होती है, सियासी बैठक होती है। और मुबैना ज़राए से ये बात मालूम हुई है हमारे ज़राए से कि मुबैना तौर पर इनकी यहाँ मुलाकातें भी हो रही हैं, आगे निगरान सेटअप के हवाले से तबादला ख्याल किया जा रहा है। ये कंफर्म्ड है, दिस इज नॉट मुबैना एनीमोर। हाँ बिल्कुल, मे भी, बट फिर भी एक ज़रा एहतियातन मुबैना का लफ्ज़ लगा देना बेहतर होता है। तो ये बहुत अहम पेशरफ्त होने जा रही है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। अगस्त में असेंबलियां डिसॉल्व होने की शनीद है। उसके बाद फिर टोटल आपकी जो सियासत है वो बिल्कुल इलेक्शंस के करीब जाएंगे और उसके अंदर बहुत ज़्यादा तभी इतनी जो हिलजुल हो रही है, हलचल हो रही है। तो वजह इसकी यही है कि आगे जब इलेक्शंस आ रहे हैं, अब मुल्क की सियासत का मंजरनामा क्या होगा। और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी ये है कि जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, वफाकी वज़ीर कानून हैं, उनकी निगरानी में एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जो मियां नवाज शरीफ साहब के तमाम तर केसेस की निगरानी करेगी, देखेगी। तमाम लीगल टर्म्स पे जो है उन पर। फिर कल ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान बहुत अहम है जिसमें इस बात का इशारा है कि मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस करने का तहिया कर चुके हैं और वतन वापस आने का उनका इरादा है, बहुत जल्द वतन वापस आएंगे। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी एहसन ज़िया साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एहसन, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि अब ये जो सियासी हिलजुल हो रही है और सियासी करवट जो है बहुत ज़्यादा बदली जा रही है, सियासी गहमा गहमी है, लगता क्या है आपको? आपके पास क्या इत्तलात हैं? मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का इरादा मुकम्मल हो चुका है या फिर अभी डिले होगा उनके आने में? देखिए, आपने अपने इंटरव्यू में बात की कि अगस्त के अंदर असम्बलियाँ जो है वो डेफिनेटली उनकी जो मुद्दत पूरी है, गालबन ये 16 अगस्त है। तो 16 अगस्त के बाद चूँकि असम्बलियाँ डिज़ोल्व होनी, अगले 3 माह के अंदर आपने इलेक्शन करवाने 90 डेज़ के अंदर। और उस सूरत में मुस्लिम नवाज़ का भी बहुत कुछ स्टेक पे ऊपर है, क्योंकि मुल्क की इकॉनमी जो है वो आपको पता है कि वो उसकी एक तनज़ली का शिकार है और पाकिस्तान का जो क्राइसिस है इकनॉमिक वो बढ़ते चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट का अब ये सिर्फ 2 माह रह गए हैं। बजट में ये उम्मीद की जा रही थी कि बजट के अंदर गवर्नमेंट को ऐसा रिलीफ ज़रूर देगी आवाम को जिसकी वजह से उसकी जो गिरती हुई साख है वो पॉपुलैरिटी बहाल होगी और आगे इलेक्शन में जब ये जाएंगे तो फेस सेविंग हो जाएगी। लेकिन बजट में अगर चाहे बजट बेहतर है, लेकिन उसके बाद जो उस पर जो टैक्सेस लगाए गए तो उससे सिचुएशन डेफिनेटली IMF का एक प्रेशर तो मौजूद है। लेकिन अब इस गवर्नमेंट ने, यानी नून लीग हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्होंने इलेक्शन में जाना है और आवाम को क्या देना है। सबसे बड़ा इकनॉमिक क्राइसिस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि आज की डेट तक PTI के जो है जो पार्टी है उस पर ना तो
जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं, एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि कोई पाबंदी लगेगी उनके चीफ के ऊपर या इनके ऊपर कोई पाबंदी लगेगी, क्योंकि ISPR की जो उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2 दिन पहले की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें एहतसाब की जिस अमल की बात की गई है, देखिए ना, खुद एक लेफ्टिनेंट जनरल, 2 मेजर जनरल और फिर उसके अलावा कुछ 7-8 ब्रिगेडियर्स, ये फ़ौज के अंदर बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू है। इसमें उनकी विल नज़र आती है कि पाकिस्तान के जो मफादात हैं, पाकिस्तान के इंटरनली जो हमले किए गए या ऐसे लोग जो पाकिस्तान के अंदर शर फैलाना चाहते हैं, फ़ौज की बड़ी क्लियर कट पॉलिसी सामने आ गई है। अब एक तो ये है कि इंतशार फैलाने वालों को तो बिल्कुल कोई मौका मुझे नज़र नहीं आ रहा, और फिर ये भी कहा गया कि कोई 3-4 लोग हैं इसके मास्टरमाइंड हैं, और उसके अलावा ये है कि कुछ 10-12 लोग ऐसे जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो इट मीन्स के PTI की जो चीफ हैं, ही इज़ गोइंग टू बी इन डीप वाटर्स बहुत ज़्यादा, और ये चंद दिन का खेल है। अच्छा, अगर PTI जो है इलेक्शन में आ जाती है और उस पर कोई पाबंदी नहीं लगती, तो फिर एक तो हकीकत है कि उनका वोट बैंक बहुत बड़ा है, वोट बैंक बहुत बड़ा है, वोट बैंक है बहुत बड़ा। तो अगर उस तरह जाके गवर्नमेंट उसको टैकल करेगी, ये पार्टियां जिस वक्त इलेक्शन में जाएंगी, तो दे आर इन डिफिकल्ट पोजीशन। मुझे तो ये लगता है ऐसी डिवीजन हो राइट तो यही है, क्योंकि जो समझता है कि PTI खत्म होगी तो फिर फूल्स पैराडाइज में कोई रहता है, उसका मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब ये है कि जो मुझे एक्सपेक्ट है कि ये सारे PTI आउट हो जाएगी इलेक्शन के अंदर, और जो केसेस बड़े कि ये आउट हो सकती है। देखिए ना, जब आप अपने मुल्क की, आप किसी इदारे की पॉलिटिकल जो है चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट या उसके रोल के तो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अपनी फ़ौज के ऊपर हमले कौन करवाता है? किस मुल्क में आपने देखा? क्या ये अमेरिका में होता है? क्या इवन इंडिया में होता है? कहीं भी नहीं। पाकिस्तान के अंदर तो ऐसी एग्जाम्पल सेट की गई है जो बड़ी खौफनाक है। और अगर जो कि ISPR के जो हेड है, उन्होंने बड़ी मैं पॉजिटिवली ये बात की और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अगर हम इस मौका दे देते हैं तो फिर आप ये समझें कि फिर एक नया हमला जो है ना वो हो सकता है, यानी एक्सटर्नली भी कोई आप पर अटैक हो सकता है। तो इस तरह की सूरत हाल जो है, हम बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देंगे। हमारी वैसे पॉलिटिक्स किस डायनामिक्स में जा रही है? नवाज शरीफ माइनस हुए, प्लस हो गए, अब चेयरमैन PTI को माइनस कर रहे हैं, किसी टाइम पर उन्हें प्लस कर दिया जाएगा। मतलब ये माइनस प्लस में ही हम सारा टाइम रहेंगे। इकोनॉमी की तरफ तो फिर देखिए, मुझे लगता है कि ये जो माइनस प्लस हुआ है ना मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, तो ज्यादती हुई थी। और वो हाई कोर्ट में आपको जो कोर्ट्स में जो केसेस आए हैं उसमें आपके सामने है, कहा यही जा रहा है कि 436 फैमिलीज थी, उसमें सिर्फ एक फैमिली को टारगेट किया जाना, तो वो तो था टारगेटेड सारा ऑपरेशन। लेकिन जो इमरान खान साहब PTI के जो चीफ हैं, उनकी जो सूरत हाल मुझे नज़र आती है, जो अटैक्स 9 मई के वाक़यात है ना, वो अब सिंपली कोई बहुत डिफरेंट, बिल्कुल वो डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। वो पॉलिटिकल चेंज नहीं, आप समझो पॉलिटिकल चीज़ें नहीं हैं, वो तो इस मुल्क के अंदर क्रिमिनल और बहुत सारे केसेस और जा रहे हैं ना उसकी तरफ, जिसमें टेररिज्म आप उसे कह सकते हैं। तो वो जब उसको डील करेंगे, तो अगर वो आउट होते हैं तो फिर उनकी जल्दी मुझे तो वापसी नजर नहीं आ रही। अब ये भी सवाल है, ठीक है मियाँ साहब तो वापस आते हैं, अगर मियाँ साहब वापस आते हैं, PTI फर्ज करें माइनस हो भी गई है, लेकिन वोट बैंक तो उनका मौजूद है। अब सवाल ये है कि PTI का जो वोट बैंक मौजूद है, PTI तो सियासत में नहीं होती, लेट्स सपोज, जिस तरह, और लग भी ये रहा है, खदशा भी इस बात का है, इम्कान भी है इस बात का, तो फिर ये बताएं कि सर जो उनका वोटर है वो किस जानिब अट्रैक्ट होगा? PMLN की तरफ तो होगा नहीं, ना तो पीपल्स पार्टी की तरफ होगा। आपको क्या लगता है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है या जमात इस्लामी है या काफ लीग है? तो फिर इससे मुतालिक बताएं कि वो जो वोट बैंक इतना बड़ा है उसका रुझान किस तरफ होगा? देखिए, अब ये कहना कि जी सारा वोटर जो है वो घरों में बैठा रहेगा और जो इलेक्शन होंगे, वो तो नहीं होगा। वो ऐसा नहीं होगा। वोटर्स निकलेंगे, वो अपनी अपनी चॉइस इस वक्त देखेंगे, और उसके साथ साथ जैसे पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी जो है उसके अंदर भी तो PTI के मेन लोग जाके उधर चले गए ना। तो एक है कि कहीं ना कहीं तो वो वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर जरूर होगा, उसका कुछ पोर्शन तो ट्रांसफर होगा, और सारे लोग घरों में बैठ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात है, देखना यह है कि इलेक्शन के अंदर PDM की जमातें क्या अपने एक दूसरे के सामने हो जाएंगे? अगर PTI नहीं मौजूद तो फिर क्या किस तरह होगा? क्योंकि माजी के अंदर हमने देखा कि दोनों पार्टियां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, तो हेड ऑन प्लेन इनका जो दरमियान में इनका रहता है, इनका एक बिल्कुल टकराव की सूरत हाल है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो टकराव इस दफ़ा इस नहज पे पहुंच जाएगा कि जिसके अंदर जो है ना कोई हालात ख़राब हो जाएंगे, बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं अनसीन अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। यही मैं पूछना चाह रही थी कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से आगे क्या प्लान है? पीपल्स पार्टी और तो ये कह रहे थे कि ईद के बाद पीपल्स पार्टी बड़ी नाराज़गियाँ शो करवाएगी, अभी दुबई में ये सब लोग इकट्ठे हैं, तो कहाँ पर निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से भी
कोई नाम मुत्तफिक हो पाएगा? देखिए, निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर तो ये मुत्तफिक हो जाएंगे, इनका कोई इशू नहीं होगा। वो 3 माह के लिए ये तो इशू नहीं है, ये तो अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा। देखना यह है कि अगले प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए आगे क्या क्या PMLN अपना कैंडिडेट देती है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट के हवाले से बहुत क्लियर है। बिलावल भुट्टो साहब को आप जानते होंगे कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बने इस मुल्क के, तो उससे पहले वो फॉरेन मिनिस्टर थे। तो बिलावल भुट्टो साहब का जो एक्सपोजर हुआ है जो पिछले चंद माह के अंदर के, वो अमेरिकन की लीडरशिप के साथ भी उनकी बातचीत हुई, रशियन के साथ भी हुई, चाइनीज़ भी, तो वो पाकिस्तान के एक वर्ल्ड लेवल के लीडर उनको एक्सपोजर दिया जा रहा है और वो एक बड़े लीडर के तौर पर सामने आ रहे हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से एक रोल भी प्ले किया है। मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर जितनी चीज़ें निकली इंडिया की, तो इट मीन्स के वो कामयाब। लेकिन एहसन साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह उनको एक्सपोजर दिया जा रहा है और जिस तरीके से उनकी उठान देखने में आ रही है, लग तो ऐसे रहा है कि वज़ीर आज़म के लिए उनको तैयार किया जा रहा है। लेकिन सर, पंजाब डिसाइड करता है। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक मुस्लिम नवाज़ का ताल्लुक है, तो मुस्लिम नवाज़ का जो सारा का सारा वोट बैंक है ना, वो मियाँ नवाज शरीफ के नाम पर है, किसी और के नाम नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ को ही वोट पड़ता है नून लीग का। और नून लीग की अगर पंजाब के अंदर बात करूँ तो वो आज भी एक बड़ी पार्टी है। जब आपको पता है कि पिछली दफ़ा जो इलेक्शन हुए थे, क्या कहते हैं, जो सीटें छोड़ी गई थी उसके ऊपर, तो हाँ, ज़िमनी इलेक्शन, तो PTI के अगर कहीं 80,000 वोट थे, तो आप देखें कि जिसमें कहा जा रहा था कि जी वो बड़ी एक पॉपुलैरिटी के ऊंचे तरीन लेवल पे, तो 60,000 वोट पे भी नून का निकल रहा था नीचे। यानी इतने बुरे हालात में भी उनका वोट बैंक डिस्टर्ब नहीं हुआ। अच्छा, अगर इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और नून वाले भी ये समझ रहे हैं कि, और समझते हैं इस बात को, अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आते हैं तो फिर इलेक्शन उनके लिए एक अच्छा जो है, उनके पास एक स्लोगन भी आ जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर वो क्लियर हो जाते हैं केसेस में, तो उनके पास एक स्लोगन आ जाएगा। स्लोगन ये है कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती की गई, उन्हें आउट किया गया इलेक्शन से। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जो ज़्यादतियाँ की गई थी, कोर्ट्स ने भी क्लियर कर दिया, वो आएंगे तो उनके पास एक और बड़ा स्लोगन उनके पास आ जाएगा। ऐसे में अगर कोई इकोनॉमिक एजेंडा भी मियाँ नवाज शरीफ साहब साथ ले आते हैं, तो डेफिनेटली जो है फिर सीन और बदल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग, मुझे ये लगता है कि एक अनसीन अंडरस्टैंडिंग ज़रूर थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज अली के दरमियान, कि ये जो टेन्योर होगा वो शहबाज शरीफ साहब को एज ए प्राइम मिनिस्टर दिया जाए और अगला बिलावल भुट्टो साहब को मिल जाए। लेकिन अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में लैंड कर जाते हैं, तो फिर ऑल टुगेदर जो आपकी ये जो पॉलिटिकल गेम प्लान होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब के आने के बाद मैं नहीं समझता कि बिलावल भुट्टो फिर सामने खड़े हो सकेंगे, या आपस में उस लेवल पे ये सीन चलेगा। राइट। मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत हैवी वेट है, जब वो आएंगे तो नून लीग के अंदर डेफिनेटली एक बहुत बड़ी जान पड़ जाएगी। और वो जब जान पड़ेगी तो पंजाब तो नून लीग से मुझे नहीं लग रहा कि कुछ छीन सकेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दौर में लाहौर उनका किला था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी हल्के में चंद हज़ार से ज़्यादा वोट हों। बिल्कुल। और लेकिन वो फोकस कर रहे हैं। देखिए ना, जरदारी साहब यहाँ क्यों आए हुए हैं? जरदारी साहब फोकस कर रहे हैं कि अगर वो सिंध ले लेते हैं तो पंजाब के अंदर उनको जो इलेक्टेबल्स की सीटें में अगर मिल जाती हैं साथ, तो एक नेशनल पार्टी के तौर पे वो बन सकते हैं। वो इलेक्टेबल की सीटें जो है वो साउदर्न जो आपका साउथ पंजाब है वहाँ से आपको मिल सकती हैं, कुछ आपका नॉर्थ जो पंजाब है वहाँ से भी मिल सकती हैं। तो अगर 30-40 में से 25-30 इतना की सीटें अगर वो ले जाते हैं तो फिर एक वेट तो होगा, वो एक वेट बन जाएगा। वो फोकस करें यहाँ बैठ के जो इलेक्टेबल्स हैं। और पाकिस्तान की जो आपकी सियासत है उसमें इलेक्टेबल्स का बहुत रोल है। 40-50 लोग हैं, ये जिस तरफ चले जाते हैं का पलड़ा भारी होता है। वही तो एक है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। और हमारे यहाँ पर तो वैसे भी जो हाल है वो इलेक्टेबल्स जो है वो गेम बदल देते हैं। कभी वो वोट देने पहुंचते नहीं हैं, कभी वो वोट देने के लिए पहुंच जाते हैं, कभी वो अपनी पार्टी वोट से इनहराफ कर जाते हैं और डी नोटिफाई कर दिया जाता है। और तो यहाँ पर तो हमने चेयरमैन सेनेट से लेकर बाकी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तक या पंजाब हाउस में जो कुछ होता रहा है, तेल और तेल की धार देखते हैं और फिर जिस पलड़े पर अपना वज़न डालते हैं, अपना पलड़ा डालते हैं जिस तराजू पर, तो वो पार्टी जो है ना वो इक़्तिदार की जो है ना पुष्टिवान कहलाती है, इक़्तिदार में आती है। तो ये है पाकिस्तान की सियासत। खैर, अब मियाँ साहब के वापसी के आने के बाद क्या होता है, ये मुलाकातें क्या नतीजा लेकर आती हैं, ये तो अगस्त जो है ना इसको बहुत अहम कही जा रहा है। अगस्त में ही पता चलेगा इस बात का। हम एक ब्रेक लेते हैं, मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशआमदीद कहते हैं। और अभी जो हम पहले भी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि अभी कुछ ही घंटे बाकी रह चुके हैं। बाकी तमाम ममालिक में तो ईद हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो ईद कल होगी। और आप भी थोड़ा टाइम मिला है कि
तमाम लोग जिन्होंने अभी तक कुर्बानी के लिए जानवर नहीं ख़रीदा, वो आखिरी एक कोशिश करेंगे कि भाई अभी कोई उन्हें कोई सस्ते रेट, कोई सस्ते दाम, कोई बकरा, कोई दुम्बा, कोई मिल जाए जानवर, ताकि वो कुर्बानी अच्छा, सुन्नत कुछ लोग इब्राहिमी अदा कर सकें। एक दिन पहले खरीदारी इसलिए करते हैं, उनको ये लगता है कि जो रेट्स होते हैं ना वो गिर जाते हैं और उसमें ज़रा सस्ते में उनको बकरा या जानवर या बैल या दुम्बा जो भी लेना चाहें वो मिल सकता है। अब इस वक्त कराची की मवेशी मंडी की सूरत हाल क्या है एक दिन पहले ईद से? क्या वाकई में कुछ ख़रीदारों की तादाद देखने में आई है और कीमतों में कमी हुई है? ये जानने के लिए कराची की मवेशी मंडी में हमारे नुमाइंदे रजब अली मौजूद हैं। रजब, बताइएगा, एक दिन रह चुका है ईद उल अज़हा में, इस वक्त मवेशी मंडियों की सूरत हाल क्या है? क्या वाकई ही कीमतों में कुछ कमी आई है या अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट तेज़ भी हो जाती है, कीमतें बढ़ जाती हैं? क्या सूरत हाल है रजब? जी, ईद कुर्बा की आमद है और हम इस वक्त कराची, न सिर्फ कराची बल्कि एशिया की सबसे बड़ी आर्दी मवेशी में मंडी में मौजूद है, जहां पर लोगों की बड़ी तादाद जो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए यहाँ पर जानवरों की ख़रीदारी के लिए भी ग्राहकों का भी रश लगा हुआ है, जबकि जानवरों की भी जो है वो बड़ी तादाद यहाँ पर लाएगी लाखों की तादाद में। हमारे कैमरामैन फ़हीम बलोच हमारे नाज़रीन को दिखाएंगे कि ये मंडी जो है 700 एकड़ अरब मुहित है, जो कि पहले सुराबगोट के करीब, सुराबगोट जमाली पुल के करीब सुपर हाईवे पर लगाई जाती थी, लेकिन जो है वहाँ पर आबादी ज़्यादा हो जाने की वजह से इस मंडी को मुंतकिल किया गया है। नॉर्दर्न बाईपास पर गुलशन मेमार के करीब यहाँ पर मुंतकिल किया गया, जहाँ पर एक खतीर जो है वो एक बड़ी तवील अराजी जो है जो गैर आबाद थी, वहाँ पर यहाँ पर जगह भी काफ़ी ज़्यादा है, ना सिर्फ 700 एकड़ पर तो इस वक्त ये मंडी आबाद है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी बड़ी जगह जो है वो गैर आबाद है। अगर उसे भी इस्तेमाल करना चाहे तो मंडी इंतज़ामिया उसे भी इस्तेमाल कर सकती है। इस वक्त तक की अगर हम बात करें तो अब तक जो है वो मवेशी मंडी के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं उनका दावा है कि अब तक 6.25 लाख के करीब जो है वो मुख्तलिफ जानवर जो मुल्क के गोशे से मुख्तलिफ के मुल्क के जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो जो लाए गए हैं, जिनमें गाय, बैल, ऊँट, बकरे, भेड़, इसके अलावा दीगर जानवर भी जो है वो शामिल हैं। वो तमाम जो है वो 6.25 लाख के करीब जो है वो लाए गए, ना सिर्फ बल्कि 2 लाख से ज़ायद जानवर जो है वो फ़रोख्त भी हो चुके हैं। इब्तदाई तौर पे देखा ही जा रहा था, जब मंडी में जानवर आने शुरू हुए थे 1-1.5 महीना पहले, उस वक्त जो है कुछ अफवाहें जो है काफ़ी गर्दिश कर रही थी। ना सिर्फ अफवाहें थी बल्कि कुछ वारदातों का सिलसिला भी, चूँकि इस मंडी के इर्द गिर्द जो है वो गैर आबाद इलाका एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि नॉर्दर्न बाईपास के दोनों तरफ जो है वो गैर आबाद इलाका है, तो यहाँ पर लूट मार का सिलसिला जो है वो काफ़ी देखा जा रहा था। जिसके बाद पुलिस और रेंजर्स ने मिलकर एक कंटीजेंसी प्लान और एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया, जिस पर अमल करते हुए 300 से ज़ायद जो है वो ना सिर्फ पुलिस एहलकार बल्कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज़ को भी जो है वो सिक्योरिटी पर तैनात किया गया और रेंजर्स भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रही है। पुलिस हुक्काम का तो दावा है कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए, ताहम इसके बावजूद जो मंडी में आने वाले जो लोग हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह है, जबकि व्यापारी भी काफ़ी जो है वो नाला दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि इस हवाले से यहाँ पर जो है वो चोरी का भी जो है काफ़ी डर रहता है। हम इसके बावजूद इन तमाम मामलात और मसाइल के बावजूद भी, चूँकि शहर की एक ये बड़ी मंडी है, बड़ी मवेशी मंडी है, लिहाजा लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहीं से पहले सुपर हाईवे की मवेशी मंडी से ख़रीदारी करते थे, जो कि यहाँ मुंतकिल हो गई, तो यहाँ से लोगों की ख़रीदारी भी जो है वो देखी जा रही है। हमारे कैमरामैन हमारे नाज़रीन को दिखाएंगे कि मवेशी मंडी का जो सिलसिला है, सुबह बताया जो हमने इस वक्त यहाँ पर आज हम पूरा दिन मवेशी मंडी में जो हम सुबह से आए थे, तो हमने देखा कि सुबह सवेरे जो है वो काफ़ी जो है वो गाहक हमें दिखाई दिए। सुबह फजर के बाद जो है ख़रीदारी का सिलसिला काफ़ी तेज़ हो जाता है बनिस्बत इसके कि रात में, चूँकि सुपर हाईवे वाली मवेशी मंडी में देखा जा रहा था कि रात के औकात में जो है वो काफ़ी जो है वो वहाँ पर जो रौनक होती थी, ना सिर्फ रौनक होती थी बल्कि ग्राहकों का भी एक रश हुआ करता था। लेकिन इस वाली मवेशी मंडी में चूँकि जिस तरीके से पहले अफवाहें गर्दिश करती रही, तो लिहाजा रात के औकात में जो है ग्राहकों का इस कदर रश नहीं दिखाई देता, जबकि फजर की नमाज के बाद जो है काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग दिखाई देते हैं जो ख़रीदार है शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी बात अहम है कि रोज़ की बुनियाद पर यहाँ से हज़ार में जानवर जो है वो आवाम ख़रीद कर लेकर भी जा रहे हैं। अगर हम यहाँ के इंतज़ामात की बात करें तो सबसे पहले मुल्क भर से जो आने वाले जानवर है वो मार्शलिंग यार्ड में जो है वहाँ पर ट्रक को रोका जाता है, ट्रक है, ट्रॉलर है, जिस ज़रिए से ये जानवर जो है यहाँ पर लाए जा रहे हैं। वहाँ पर डॉक्टरों की एक बाकायदा तौर पर टीम है जो 24 घंटे मुतय्यन है और वहाँ पर तमाम तर जो आने वाले जानवर है
उनको जो है फिजिकली भी जो है वो चेक किया जाता है तमाम तर जानवरों को, उसके बाद में मार्शलिंग यार्ड से उन्हें मंडी के अंदर आने का बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर प्रिकॉशंस के बाद। बहुत शुक्रिया रजब, ये तो कराची की सूरत हाल रही। अब लाहौर का भी रुख कर लेते हैं और शबीर हैदर हैं हमारे साथ। तो शबीर, आप बताइएगा, लाहौरियों ने अभी कुछ तैयारियां पकड़ी हैं, जो लोग रह गए हैं कुर्बानी का जानवर खरीदने वाले, क्या सूरत हाल है इस वक्त मवेशी मंडी के अंदर? जी, ईद कुर्बान में आज आखिरी रोज़ है, कल ईद है। और आज मैं अगर बात की जाए तो जिस मवेशी मंडी में मौजूद है, ये पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी है। ख़रीदार आ रहे हैं मगर अभी सुबह सुबह का वक्त है, ख़रीदार आएंगे और उसके साथ साथ अपनी मनपसंद के जो जो उनको पसंद आएंगे वो जानवर ख़रीदेंगे। मगर इस हवाले से मैं बात करूँगा इन व्यापारियों से कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि अभी तक क्या वजह है कि आज आखिरी रोज़ है, कल ईद है, तो क्या जानवर अभी तक क्यों नहीं फ़रोख्त हो सके? क्या वजह है भाईजान, बताइएगा कि इस बकरे का आप क्या रेट मांग रहे हैं? इस बकरे का 1,60,000 भाई। इस बकरे का तो अभी तक कितना लग चुका है? इसका 1,30-35 लग रहा है। 1,30-35 लग चुका है। तो कहाँ तक है कि इसको फ़रोख्त करना है? 1.5 से कम नहीं फ़रोख्त करना। 1.5 से कम नहीं करना? नहीं करना। अच्छा, इसकी क्या खसूसियत क्या है? क्या ये गुलाबी बकरा है, राजनपुर की नस्ल का बकरा है, हीरा बकरा है। ये क्या है? नहीं, धुंधा है? क्या है? धुंधा है। धुंधा है? धुंधा है। ठीक है, तो फाइनल कहाँ तक हो सकता है अगर हम इस पे बात? 1.5 से कम नहीं देंगे। क्या वजह क्या? अभी तक देखे माल काफ़ी नज़र आ रहा है, आज आखिरी रोज़ है, कल ईद है, क्या आपको लगता है कि अभी तक जो कस्टमर आ रहे हैं कोई सीरियस कस्टमर नहीं आ रहा? क्या वजह? अरे भाई, अभी आएंगे कस्टमर, शाम को इंशाल्लाह इस मंडी में एक बकरा भी नहीं नजरेगा आपको, ठीक है? बाकी माल कम है, ज़्यादा माल नहीं है मंडी में, ये हमारा भी अंदाज़ा है। पीछे से खाली मंडी हो चुकी है, बाकी यहीं बकरे खड़े हैं, चंद बकरे खड़े हैं। ये तो 1 घंटे की मार भी नहीं है। इंशाल्लाह जब शाम को आएंगे ना व्यापारी, आपको नजरेगा कि एक बकरा होगा और 10 ग्राहक होंगे। ओके, अच्छा, ये एक तो हमारे नाजरीन को इसके दांत दिखाइएगा। दूसरी बात, आप देख सकती हैं कि ये बकरा यानी कि इसका 1,60 मांग रहे हैं और माशाल्लाह खूबसूरत भी है, मगर इसके साथ उसका जो मालिक है उसका कहना है कि 1,60 है और 1,50 से कम नहीं देना। मगर मुझे जो लगता है कि आपने भी अभी तक कुर्बानी नहीं खरीदी, आप इसी चक्कर में हैं कि हो सकता है कि शाम तक मज़ीद सस्ता हो जाए फिर जाके कुर्बानी ख़रीदें, क्योंकि इस वक्त जो बकरों की रेंज है, जो बकरे आप देख सकते हैं वो बिल्कुल आम आदमी की पहुँच से दूर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये और भी बकरे यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये तो बकरा माशाल्लाह वही खरीद सकता है जो एक बिजनेसमैन है, कारोबारी अफराद, कोई ऐसा बकरा दें जो एक आम आदमी भी खरीद सके जिसकी कोई 1.5 लाख तनख्वाह है, तो उस बकरे के हवाले से। ये बकरा आम आदमी के लिए लेके आए हैं। ये आम बकरा है जी, ये आप देख सकते हैं कि ये आम बकरा है, इसको आम बकरे का नाम भी दिया जा सकता है। अच्छा, इसका क्या है? 60,000 इसका। 60,000? हाँ जी। आम आदमी इसको 60,000 तो नहीं ले सकता। देगा यार, क्यों नहीं देगा? लेकिन वजन देखें कितना वजन है इसका? 40 किलो वजन है। 40 किलो? 40 किलो वजन है। मुझे यार ऐसे भी ना कहे, हम भी इतना भी नहीं है यार। मैं भी पिछले को 10 दिन से यही मंडियों में फिर रहा हूँ। हड्डियां वाला बकरा नहीं है, ये कुर्बानी का बकरा है। कुर्बानी का मुझे भी पता है, मैं भी बकरे कुर्बानी का वैसे 10-15 हज़ार महंगा होता है। यार नहीं होता भाई, महंगा होता है, ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, इसीलिए तो 50 तो लोग आते हैं और बात सुनकर लाला महंगाई जो होगी 50-60 हज़ार से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, वो आपको नहीं ना मिलता, जो आम आदमी जिसने ₹1,00,000 तनख्वाह लेनी, उसने अपने घर का बजट भी बनाना है ना, अगला थोड़ा पैसा जमा करके वो कुर्बानी का पैसा पहले जमा किया होता है। नहीं, कुर्बानी का इस महंगाई में आप देखें ना, बिजली का बिल है और हमारे लिए नहीं है, सारी चीजें हैं ना, उन लोगों के लिए है तो हमारे लिए जो है वो इसके लिए किराया। अच्छा, ये देखें, ये वजह ये देखें, आप बकरा देखें और इसको अगर आप कहेंगे तो कुछ इसके ऊपर बात भी की जा सकती है और फिर कर लेंगे। प्यार मोहब्बत आप कहाँ तक कर सकते हैं? 2-3-4 हज़ार 5 हज़ार कर लेंगे, कोई गल नहीं यार। मुझे आप देखें, मैं भी 10 रोज से यहीं पे चक्कर लगा रहा हूँ। तो अब आप मुझे क्या फेवर देखो, जो आदमी अभी आ गए ना उसको मिल गया, 1 घंटे के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे क्या फेवर दे रहे हैं? तुझे फेवर दे, बकरा नहीं लिया तो मैं तुझे ये कहता हूँ तकरीबन 1 घंटे के अंदर यहाँ से बकरा ले ले, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। चले, मुझे दे देना, मैं लेने आया हूँ। ले लो ना, कोई बात नहीं है। कितने में फाइनल 55 हज़ार का ले, इससे 1 रुपया भी कम नहीं है लाला। 1 घंटे के बाद इसका रेट 70 हज़ार हो जाएगा। ओ भाई, खुदा का नाम ले यार, खुदा के नाम ले। पहले देखो, जब बकरे ज्यादा होते तो कस्टमर भी ये कहते हैं भाई बकरे ज्यादा हो गए। मेरे एंकर
भी मुझे यही कह रहे हैं कि आप 10 रोज से जा रहे हैं, अभी तक आपने बकरा नहीं हमें लेके। बात ये है, तुम लोग पहले क्यों नहीं लिए पैसा भी बकरे? आप देंगे तो आप लेंगे ना, आप तो शिकार मार रहे हैं, आप चस्के ले रहे हैं, बकरा नहीं ले रहे हैं आप। खुदा का नाम लें भाई, ओ मैं तो बकरा लेने के लिए तैयार हूं। आप चस्के ले रहे हैं भाई। और यार मुझे ही आपने कह दिया चस्के, मैं तो चेक कर रहा हूँ कि दूसरे कस्टमर जो आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, तो आप मुझे कह रहे हैं कि चस्के ले रहे हैं। हाँ, कस्टमर जो थे ना पहले बकरे नहीं लेते थे, कहते थे ईद डिगेगी, अभी ईद नहीं डिगने वाली, बकरे शार्ट हो गए हैं। वो यही चक्कर, लालच के चक्कर में पड़े हुए थे, नहीं तो पहले ये बकरा उनको 50,000 रुपये भी हम फरोख्त कर दे सकता था। चलें आप अभी मुझे बताएं, आप मुझे घंटे चेलम बाजार उठ गया है, पिंडी में बाजार उठ गया है, ठीक है, गुजरात में उठ गया है, सियालकोट में उठ गया है, गुजरांवाला में सारे देख ले ना, कस्टमर आ रहे हैं वहाँ से, वो व्यापारी बड़े हैं ना, वो अपने गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, गाड़ियाँ भर के लेके जा रहे हैं। अब इंशाल्लाह वो जब व्यापारी आएंगे ना 2 घंटे में वो ले जाएंगे बकरे, ये कुर्बानी वाले नहीं ले सकते, वो व्यापारी ले जाएंगे। फिजा इस वक्त मार्केट में और अगर बात करें तो मुझे नहीं लग रहा जैसे ये कह रहे हैं कि मंडी बहुत तेज हो चुकी है। ठीक है और शबीर, जानवर बहुत नजर शुक्रिया, नहीं आ लेकिन रहे। एक चीज है, आप दोनों की गुफ्तगू से एक चीज तो लग रही है ना, उनका बकरा देने का मूड है और बकरा खरीदने का मूड है। दोनों सिर्फ टाइम से बकरे में और शबीर में हमें कोई फर्क ज्यादा कोई नजर इरादा नहीं नहीं आया। है ना, दोनों वो ने खूब बेचने मैचिंग की हुई है। असल में ना 10 दिन से उन्होंने शबीर को देख लिया, उन्हें लगता है कि शबीर हमारा सिर्फ टाइम ज़ाया करते हैं, खरीदनी तो इन्होंने कोई चीज़ है नहीं है, तो इसलिए वो सीरियस नहीं लेते। खैर, अब पेशावर का रुख करते हैं। पेशावर की मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है, वहाँ के क्या मनाजिर हैं। सैफुल्लाह हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। सैफुल्लाह बताइएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं पेशावर की मवेशी मंडी की? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और इस वक्त पेशावर में मवेशी मंडियां सज चुकी हैं और वो इस वक्त मुकम्मल जोबन पर हैं। पेशावर में तकरीबन 10 मकामात पर ये मवेशी मंडियां लगाई गई हैं जहां पर हज़ारों की तादाद में मवेशी लाए गए हैं और ईद उल अज़हा के लिए उनके भाव ताव और उनकी ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला इस वक्त जारी है। हम भी इस वक्त पेशावर की बहुत बड़ी मंडी है, मवेशी मंडी, यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त एक सौदा चल रहा है इस राजू का, इसका नाम राजू रखा है इन साहब ने, राजू, और इसका भी सौदा चल रहा है, तो सौदा भी फंसा हुआ है। देखते हैं कि मसला क्या है और कहाँ पर ये सौदा रुका हुआ है। जी, तो ये है व्यापारी और ये हैं ख़रीदार, इन्हीं से पूछते हैं कि मसला क्या और अभी तक इनका सौदा फाइनल नहीं हो रहा। जी बताएं, आपकी डिमांड क्या है इसके, इस बेल की? 4.5 लाख जी। 4.5 लाख? 4 लाख, हाँ जी। इसको मैंने 3.5 बोला, ये 3 बोल दे। अच्छा जी, 4.5 लाख इन्होंने बोला। 4 लाख डिमांड की है इसने और मैंने इसको फाइनल 3 लाख रुपए बोला है। अच्छा, और ये भी आ गया 3.5 में, तो अभी आप हमारा सौदा करा दें कि हम ये बच्चा लेके घर चले जाएं। चलें, हम कोशिश करते हैं कि आपका सौदा हो जाए। भाई साहब, आप कितना, 3.5 पे आप आ गए और ये आपको दे रहे हैं 3 लाख। 3 लाख। हाँ जी। फाइनल बताएं आप कितने में लेते हैं? फाइनल 3.10 तक मेरा लगता है, बस इससे ऊपर नहीं लगता। बिल्कुल ज़्यादा नहीं? बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगता। फाइनल? फाइनल रेट? फाइनल 3.10, इस 3.10, इससे ऊपर और मेरा नहीं लगता। 3.10 से ज़्यादा नहीं दे रहे? नहीं लगता, 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं देता जी। आप बताएं जी, क्या करें? 3.40 दे दोगे? 3.40? बस अब आप सौदा कराएं 3.10 में, इससे ऊपर 1 रुपये मेरा नहीं लगता। बस नहीं लगता सर जी, 3.10 में वारा करता है तो 20 में लाइए पैसे लें और इसको दे जाएं। चलें, हम कोशिश करते हैं। भाई साहब, सौदा रुका हुआ और आपका सौदा हो रहा है। हाँ जी। 40 लाख में सौदा रुक गया है। हाँ जी। हम आपको कहते हैं कि ये दे ही दें इनको 3 लाख में, आप इसको 3.10 में, 3.10 में दे दें। 40 लाख है, 40,000 है बीच में, 3.10 में दे दें और सौदा फाइनल कर दें कि ये भी जाए कामयाब और आपकी भी मुश्किल आसान हो जाए। गर्मी पड़ रही है और हम 3.10 में दे ही दें। चल जाए, इससे हो गया भाई, देते हैं? हाँ जी, इससे हो गया। कबूल है जी, कबूल है। ठीक है जी, कबूल है सौदा। चले जी, चलो, ये हो गया जी। PNN ने इनकी मुश्किल आसान कर दी और ये सौदा इनका आखिर फाइनल कर दिया, जो तकरीबन आधे ये घंटे ख्याल से ये सौदा रखिएगा कि जैसे ही आप शुक्र है कैमरा PNN ने लेकर किसी की तो मुश्किल हमारे नुमाइंदे ने आसान किया, नहीं, वरना ये- शबीर 10 दिन से बेचारा लगे हुए थे और ना वो सौदा हो पा रहा था, ना कोई चीज खरीद रहे मुझे थे। बस ये है कि ये ना हो कि ये जैसे ही अपना माइक और सब कुछ लेकर जाए तो पीछे से वो दोनों ग्राहक दोबारा फिर वहां से वो खिसक जाए और वहां से वो, और लेकिन वही का वही रुक जाए जो सौदा करवाया है। लेकिन फाइनली चले, किसी का तो भला हुआ। हम लोग लेकिन सैफुल्लाह की स्किल्स अच्छी हैं बारगेनिंग की ना। शबीर हैदर तो बस बातें करते रहे साथ में, लेकिन अच्छी चीज़ है कि चलें PNN के हमारे नुमाइंदे ने एक खरीदारी के लिए जो है ना 22 बने किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए, कुर्बानी के लिए, तो इनका सवाब भी उन्हें मिलेगा। अच्छा, ईद की ही बात कर रहे हैं, कुर्बानी के जानवरों की ही बात कर रहे हैं। नुमाइंदगान जो हमारे साथ मौजूद थे, उनका शुक्रिया जो हमें मुख्तलिफ मंडियों से जो है सुबह ही सुबह हमें अपडेट कर रहे थे। अभी कुर्बानी के जानवरों की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें ऐसा होता है कि बहुत सी ऐसी बड़े बड़े ना मजे के मनाजिर देखने को मिलते हैं।
क्यूरियोसिटी आती है और कि हर ईद पे रस्सा ऐसे तोड़ ऐसे के भाग आपको गए। दिलचस्प मनाजिर देखने को मिलते हैं। बाज दफा कुछ मनाजिर जो है ना खतरनाक भी हो जाते हैं। अब ये बैल देखें, ये कराची का बैल है, बड़ा खासा भारी भरकम तगड़ा बैल है। अब इस बैल का मूड कर रहा है कि कोई ज़ेबा तो उसने कहा हो ही जाना है, तो कोई लेकिन चाय उससे कॉफी पहले पी चले ले। कुछ कॉफ़ी हो जाए, कोई पेट पूजा तो- कर ले। तो वो जनाब गए हैं एक रेस्टोरेंट के अंदर, लेकिन अच्छी बात ये है कि रेस्टोरेंट का जो ऑनर है उसने फौरन वो जो शीशे का दरवाजा है का ना, मुजाहरा किया, उसने हाँ, खोल उसने दिया। दरवाजा खोल दिया। अगर वैसे कोई होता, अब ये दूसरी देखें आप, ये दो भैंसे आपस में लड़ रहे हैं और दो भैंसों की लड़ाई में जो शोरूम का मालिक है उस बेचारे की गाड़ी जो है ना इसमें डैमेज हुई है, और भैंसें भी ऐसे भारी भरकम हैं, और अवाम की दौड़ें चेक करें उन्होंने किस तरह लगवाई हैं। हर ईद पे इस तरह के मनाजिर देखने को अच्छा, मिलते हैं। कुर्बानी के जानवर, कुर्बानी के लिए उनको लाया जाता है, लिटाया जाता है जानवर को, और जो है वो बकरा है या बैल है वो दौड़ लगा देती है। बहुत से ऐसे अच्छा, मनाजिर देखने बकरा को बेचारा मिलते तो हैं। शरीफ होता है, वो तो बेचारा कमजोर होता है, वो नहीं, तो नहीं, फिर अक्सर काबू वो में आ भी, जाता है। ये हाँ, जो बैल बैल होते हैं ना, होते हैं, हाँ। इनसे अल्लाह बचाए। ये तो कसाईयों तक ही मैंने देखा है कि अच्छे खासे जो ट्रेन दौड़े लग कसाई जाती होते हैं। हैं तो वो भी आगे लग के ऐसे भागते हैं जैसे। और फिर आपको पता है कि ये जब ऐसे बिफड़े होते हैं तो कोई इनको कंट्रोल कर भी नहीं सकता, कोई इन्हें काबू में कर नहीं सकता। जाहिर है कि इंसान के बस में थोड़ी है कि उनको काबू में लेकर आना, लेकिन फिर भी फिर कसाई भी आपको पता है कि पूरे दिनों के होते हैं, वो भी कुछ ना उसमें कुछ होता करके ये कोशिश तो बहुत ज़्यादा हैं। करते हाँ। हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाज़ दफ़ा ऐसा नुकसान भी हो जाता है। हाँ। तो ये है कि ख़ासतौर पे ना ईद के दिनों में बच्चों को बहुत ज़्यादा वो शौक होता है ना बड़े बैलों की, इन भैंसों की रस्सी पकड़ने का। तो ये थोड़ा सा ख्याल करें, बच्चों को ज़रा इनसे दूर रखें, क्योंकि जानवर है, इनको क्या पता है बच्चा है या बड़ा है, तो थोड़ी सी एहतियात भी करने की ज़रूरत है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ईद के हवाले से बातें तो बहुत हो रही हैं, जानवरों की भी हमने बातें की हैं कि किस तरीके से मवेशी मंडियों की सूरत हाल देखने में आ रही है। जब ईद आ जाती है, क्योंकि अब तो ईद में एक दिन रह गया है, तो बनाओ सिंगार, ख़वातीन तो इसके बगैर रह नहीं सकती हैं। गो के ईद उल अज़हा है, ख़वातीन का ज़्यादा टाइम किचन में गुजरेगा, बट उसके बावजूद गर्मी बहुत फिर ज़्यादा है, तो मेहमानों थोड़ा की आमद बहुत, भी होती हाँ। है, फिर आपने कहीं जाना भी होता है, तो बनाओ सिंगार जो है ना वो बहुत मैटर करता है। और हर ईद पे हम देखते हैं नए नए ट्रेंड्स, नए नए फैशंस जो है ना वो मुतारिफ हो रहे होते हैं। छोटी ईद जो होती है ना उस पर ज़्यादा ऐसा होता है कि बड़ी मेहंदी, चूड़ियाँ और बड़े ईद के ड्रेस लेकर आना है। बड़ी ईद पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो ख़वातीन होती है ना वो घर में काम ही करी होती हैं, गोश्त लेकिन संभाल शाम रही को होती गेट हैं। टुगेदर तो होता है ना, बारबेक्यू पे गेट उसमें टुगेदर फिर हुआ, ये उस पे कि फिर थोड़ा, ज़ाहिर बात है हाँ। बनाओ सिंगार, रेडी शेडी तो होना होता है। तो ऐसे में अब ख़वातीन को किस तरीके से अपने आप को अपडेट करना है इस फैशन, इस दफ़ा ईद पे ट्रेंड्स क्या हैं और फैशन का रुझान क्या है, इसी पर बात करने के लिए मारूफ फैशन डिज़ाइनर सायरा रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। सायरा, बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि ईद उल अज़हा पर क्या मशवरा देंगी ख़वातीन को? काम काज तो वो करेंगी, किचन में बेचारी अपना जो है अमूर ख़ानादारी भी अंजाम देंगी। अब इस ईद पे फैशन क्या होना चाहिए और किस किस्म का इस ईद पे लिबास पहना जा रहा है, ट्रेंड क्या होगा इस ईद पे? में सबको, ख्वातीन को खुद भी अंदाजा होगा कि जिस तरह की गर्मी का मौसम चल रहा है आजकल, तो आप सिल्क वगैरह और हैवी जोड़े खाब के काम और ये सब तो आप पहन ही नहीं सकते। ऐसे डैंगलिंग चीज़ें जिसमें आपके हाथ भी जो है वो टसल्स लटके हों या बटन्स लटके हों, इस तरह की चीज़ें किचन में काम करते वक्त बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल होती है। तो मेरी सजेशन यही होती है कि फर्स्ट डे आप लोग बिल्कुल जो है वो लॉन के या स्विस लॉन के कपड़े पहने, ठीक है, जिसमें दो ब्रीथेबल फैब्रिक भी हो, जिसमें आपको हवा का गुजर हो, जिसमें पसीना दब हो जाए, ठीक है, और स्टिल यू हैव टू लुक गुड एंड ट्रेंडी। तो आप फ्लोरल प्रिंट्स पहने, शिफॉन के दुपट्टा लें, इसके साथ स्विस लॉन के आजकल जो ट्रेंडिंग पीसेस हैं जिसमें सेम प्रिंट के शलवार कमीज और दुपट्टे बनाए जाते हैं, वो आजकल बहुत ज़्यादा इन है। आपने पूरा मार्केट में भी देखा होगा कि आजकल जो है वो फूलों ही फूल आए हुए हैं। स्प्रिंग हालांकि चला गया है, फिर भी स्प्रिंग जो है वो कपड़ों में अभी तक कपड़ों में बाकी है। लाइलिक कलर है, पेस्टल कलर्स, ऑफ वाइट, और इन सारों के ऊपर हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी के साथ। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि एम्ब्रॉयडरी ठंडे कैसी से होनी colours चाहिए और पहने स्टफ ताकि कैसा होना आपको चाहिए, बट कलर्स, क्योंकि गर्म मौसम में ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा फैंसी कपड़े होते हैं जिनके ऊपर थोड़े काम किया होता है, वो तो बिल्कुल नहीं पहने जाते। तो गर्मी को मद्देनजर रखते हुए फिर कलर्स कौन से और स्टफ कौन सा? हाँ जी फिजा, आपको पता है कि ये जो दोनों ईदें आई हैं बहुत गर्मी के मौसम में आई। छोटी ईद तो फिर भी मौसम ठंडी थोड़ा थी। ठीक था,
लेकिन अभी जो बड़ी ईद है इसमें तो बहुत बुरा हाल है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हुआ है और पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू वेयर सिल्क्स और इवन रॉ सिल्क जो है, कॉटन में भी गर्मी लग रही है। तो आजकल लोग लॉन ही पहनेंगे और उसके अंदर सिलवेट्स मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर ईद है तो आप चाहते हैं उसे कि वो थोड़ा सा फेस्टिव लुक आए तो गरारे पहने, गरारे भी खुले होते हैं, ठीक है। लॉन फैब्रिक में जब गरारा या प्लाजोज का बहुत फैशन आजकल हमने देखा भी और हम लोगों को बनाकर भी दे रहे हैं, क्योंकि एक हवा का एहसास भी देते हैं। खुद आपको शलवार भी अगर आप पहनेंगे तो शलवार भी बहुत खुली वाली होती है। तो इस तरह के ट्रेंड्स जो है ना सिलवेट हमने इंट्रोड्यूस किए ताकि इस ईद जो है लोग गर्मी का एहसास जो है खत्म हो सके और आपके लिए जो सिलवेट्स हैं वो आप अच्छे भी लगे। ईद के लिहाज से गरारा विद शॉर्ट शर्ट्स, लॉन्ग शर्ट्स विद प्लाजोज, ठीक है, या कुर्ता और तो कुर्ते के साथ क्यूलोट्स। ठीक है, अच्छा सायरा ये तो बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी कलर्स का जो इस्तेमाल होता है बड़ा वो चूजी सा हो जाता है, तो मार्केट में किस तरह के कलर्स यूज़ हो रहे हैं, किस तरह के कलर्स ज़्यादा आ रहे हैं, ट्रेंड क्या है कलर्स का? अच्छा जी, रंग और प्रिंट्स की जब बात करें तो मौसम गर्मा में तो आपको पता है कि वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। प्रिंट्स में वी हैव पोल्का डॉट्स, वी हैव टाइगर प्रिंट्स, ठीक है, एनिमल प्रिंट्स जो है, चीता प्रिंट है, जो फ्लोरल तो सबसे ज्यादा इन है आजकल। और फ्लोरल प्रिंट्स में और कलर्स में लाइट कलर्स के ऊपर फ्रेश फ्लावर्स होते हैं रेडिएंट कलर के। आप ऑफ वाइट्स ले लें, आप लाइलैक कलर ले लें, आप डस्टी पिंक कलर ले लें, ठीक है। येलो कलर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, येलो से मिलता एक मस्टर्ड कलर है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। तो उसके साथ आजकल वाइट एम्ब्रॉयडरी का बहुत, मतलब सब फ्रेश कलर्स ही चाहिए है ना, जितने फ्रेश कलर्स होंगे उतना ही आप ट्रेंड में भी रहेंगे और आंखों को भी देखने में अच्छा लगेगा। बट महंगाई इतनी है, मुझे ये बताइए कि ये सिर्फ हमें ही फील होती है या ये जो डिज़ाइनर्स हैं आप लोगों को भी फील होती है महंगाई में, और काफ़ी इससे फ़र्क पड़ा है आपके काम को? हाँ जी, पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्रंच जो आया हुआ है उससे हमारे बिजनेसेस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, ठीक है। लेकिन अब ये है कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी जब कम हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। ये तो नहीं कि हम 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार का एक नॉर्मल जोड़ा जो लोग आजकल मिडिल क्लास नहीं अफोर्ड कर सकती, तो यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है। बीइंग अ डिजाइनर हम जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं हम उसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, हम एक सर्टेन क्लास के लिए काम नहीं कर रहे। तो फिर इसलिए हम क्या करते हैं कि हम अपना जो है वो ड्रेसेस की कॉस्ट कम करने की कोशिश करते हैं। एक चैलेंज होता है हमारे लिए कि आप किस तरह आप एक ड्रेस को एक अच्छा भी बनाना है और उसकी कॉस्ट भी कम करनी है। ये हम चैलेंज बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, लेकिन वी आर ट्राइंग। ठीक है, अच्छा सायरा, कपड़ों की तो बात कर ली, कलर्स की हमने, लेकिन इन कलर्स के साथ मेकअप किस तरह का होना चाहिए? गो कि ये खवातीन का डिपार्टमेंट है, लेकिन आप फैशन डिज़ाइनर हैं, आपसे हम खवातीन से मुतल्लिक सवाल करेंगे। कलर्स के साथ मेकअप कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए खासतौर पर इस ईद पर? मैं महंगाई के दौर में लड़कियों को तो मशवरा ये दे सकती हूँ कि देखो आजकल भी पुरानी चीजें भी स्टाइल में इन हो गई हैं, ठीक है। अगर आपके अम्मी ने ये संभाल के रखे हुए हैं कुछ कपड़े तो फिर आप उनको भी रेनोवेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल तो दोबारा जैसे कहते हैं ना फैशन रिपीट इटसेल्फ, 20 साल बाद दोबारा फैशन आता है। तो वही बात हुई है कि अभी गरारे आ रहे हैं, लंबी कमीजें आ रही हैं, अगर कुर्ते हैं तो उसके साथ क्यूलॉट्स हैं, तो ये सारा फैशन मैंने, हाँ जी, क्योंकि कपड़े भी बहुत लाइट होने वाले हैं इस ईद पे, तो लाइट कपड़ों के साथ लाइट मेकअप ही हमेशा अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि आप बिल्कुल हैवी मेकअप करके कहाँ पसीने पसीने होते रहेंगे किचन में तो इसलिए ये जो है ऐसा न्यूड मेकअप का जमाना भी है आजकल कि आप इस तरह का मेकअप करते हैं कि जो ऐसा लगता है कि नो मेकअप लुक है, ठीक है। आप फाउंडेशन अपने डार्क सर्कल्स और अपनी जो पिगमेंटेशन है उसको आप रिमूव करें आप, लेकिन उसके ऊपर लिपस्टिक लाइट होगी, आपका आई मेकअप लाइट होगा, ताकि एक नेचुरल सॉफ्ट सी लुक जो है ना, ड्यूई लुक जिसको कहते हैं, वो अचीव करेंगे। हैवी मेकअप विद आई लैशेस एंड ऑब्वियसली एक सूदिंग सी लुक आए। बट सायरा, अभी तो आपने जो डिज़ाइन कपड़े आपने किए हैं, आप देखिए पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर, जाहिर है
मौसम अलग अलग है। फिर अगर KPK की बात करें तो वहाँ पर तो मौसम थोड़ा ठंडा होता है, तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता कि इन तमाम एरियाज़ को टच करना, और इनके फैशन, इनके कल्चर, इनके ट्रेंड्स बड़े मुख्तलिफ होते हैं। नहीं देखें, क्योंकि हर इलाके के मौसम की मुनासबत से ही लोग कपड़े पहनते हैं, ठीक है। पंजाब और सिंध में वाकई बहुत ज्यादा गर्मी है, यहाँ पे सिर्फ लॉन चलने वाली है, लॉन के अलावा कोई फैब्रिक नहीं चलेगा, या नेट चल जाएगा, लॉन चल जाएगा। लेकिन शुमाली इलाकों में, जैसे आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वजीरिस्तान साइड हो गया, कश्मीर साइड हो गया, वहां पर अभी ठंडक है, एबटाबाद इन एरियाज में। तो वहाँ के लोग जो हैं वो कॉटन भी इजीली पहन सकते हैं, ऑर्गेन्जा पहन सकते हैं, ठीक है। अपने अपने रस्मों रिवाज के मुताबिक लोग जो है वो ड्रेसअप होते हैं, ठीक है। लेकिन 3 पीस सूट तो चलते ही चलते हैं। तो वही जिसमें आपको मैंने बताया, एक ओवरऑल मुल्क का भी एक फैशन होता है जो आपको हर जगह पे नजर आ रहा होता है, और बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वो बहुत सेंट्रलाइज भी हो गया है। लोग कराची एंड लाहौर की फैशन इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा लुक अप टू करते हैं, दे लुक अप टू देम कि यहाँ से फैशन ओरिजिनेट होता है। तो फिर क्योंकि ग्लैमराइज यही है ना, और इसी को फिर सारे कॉपी करते हैं, बाकी मुल्क में भी यही ट्रेंड्स आते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आई एम श्योर कि जो भी खवातीन हमें देख रही होंगी उनको समझ आ जाएगी, भाई आपने फैशन भी करना है और आपने गर्मी से भी बचना है, दोनों चीजें हैवी कपड़े नहीं पहनने हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, और अभी आपको बताते हैं कि ICC की जानिब से जो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप का स्केड्यूल उसका ऐलान कर दिया गया है, और ये इवेंट स्टार्ट होगा 5 अक्टूबर से, और ये इवेंट जारी रहेगा। जो फाइनल खेला जाएगा वो 19 नवंबर तक खेला जाएगा। 5 अक्टूबर को जब ये इवेंट स्टार्ट होगा भारत के अंदर, भारत को मेज़बानी मिली है। 6 अक्टूबर को पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेगा और 15 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत का आमना सामना अच्छा होगा। और पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इस मैच के हवाले से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया है, क्योंकि जो अभी एशिया कप में भारत जो ऊट पटांग हरकतें कर रहा है, जो रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहा है, बल्कि कोशिश क्या किसी हद तक कर चुका है, इन कोशिशों में कामयाब भी हो चुका है। पाकिस्तान का हक था, मेज़बानी इस वक्त पाकिस्तान में मैचेस की पाकिस्तान ने करनी थी। भारत ने जिस तरीके से उसको मुतनाज़ बनाया और पाकिस्तान जाने से इनकार किया, तो स्पोर्ट्स के अंदर भी जिस तरीके से ये मोदी सरकार की हमें देखने को मिलती है सियासत, और किस तरह से अपने खेल को भी आपने पोल्यूट किया है, और दोनों ममालिक के लोग, बल्कि डिफरेंट बिल्कुल कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो भी बड़े शौक से ये मैच देखते हैं। जिस तरह आपने महरूम करने की कोशिश की है और पाकिस्तान से उसकी मेज़बानी का हक छीनने की कोशिश की है, तो उसके बाद अब पाकिस्तान ने तो अभी क्लैरिफाई नहीं किया कि पाकिस्तान क्या इस वर्ल्ड कप में जो कि भारत में होने जा रहा है शिरकत करेगा या नहीं करेगा। अगर कर भी लेता है, लेकिन भारत ने ये जो दाग अपने सर पर लिया है, अपने चेहरे पे जो दाग और ये कालक मली है पाकिस्तान ना आने का बहाना बनाकर, ये मेरा ख्याल है काफ़ी देर तक भारत का पीछा करते रहेगी। इस चीज़ पर आई थिंक इट्स अ सजेशन, और ये PCB को भी पता ही होगा कि फिर आगे चैंपियंस ट्रॉफी की अगर मेज़बानी हमें मिली है तो पाकिस्तान को ये मशरूत जो है वो तरीके से जाना चाहिए है, ये शर्त आयद करके कि अगर हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जा सकते हैं तो वाई नॉट चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए फिर इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आए। इस शर्त के साथ आप वर्ल्ड कप में उतरें तो फिर ये है कि जो एशिया का कप था वो तो इतना बड़ा है नहीं, और ना वो ICC का इवेंट था। जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो तो आगे ICC का इवेंट्स है भी, और तो फिर उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान और इंडिया जो दोनों हैं वो कोई ना कोई दरमियान की राह निकले। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ इमरान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, गुड मॉर्निंग। और मुझे ये बताइए कि वर्ल्ड कप का ऐलान किया जा रहा था कि पता नहीं कब स्केड्यूल आएगा, फाइनली ईद पर मुझे लगता है कि ICC ने ये एक तोहफ़ा दे दिया है। तो अब पाकिस्तान को क्या, आपको क्या लगता है कि हमारी टीम या PCB कोई इरादा रखते हैं कि हम अपनी क्रिकेट टीम को भेजेंगे इंडिया खेलने के लिए? देखिए, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रजामंदी से ज़्यादा हुकूमत की रजामंदी और हुकूमत की इजाज़त की ज़रूरत है। गो कि ये ICC का इवेंट है, लेकिन जब भारत में हो रहा है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत जाने के लिए हुकूमत की इजाज़त की बहरहाल हर वक्त ज़रूरत रहेगी। और अगर हुकूमत इजाज़त नहीं देती है पाकिस्तान टीम को भारत सफ़र करने की, तो फिर पाकिस्तान की टीम शिरकत नहीं करेगी। लेकिन गुज़िश्ता दिनों वज़ारत ख़ारजा, पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से भी एक बयान आया था कि वो खेल में सियासत को शामिल नहीं करना चाहते हैं,
तो गालिब इम्कान यही है कि पाकिस्तान की टीम भारत वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगी, और जब इसके फैसले का वक्त आएगा तो ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम भारत का सफ़र तो ज़रूर करेगी और हुकूमत भी उसकी इजाज़त दे देगी। तो हाफिज़ साहब, अब एशिया कप की अगर हम बात करते हैं, ठीक है आपने कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान जाएगी। अब एशिया कप की अगर हम बात करते हैं तो एशिया कप के हवाले से अब ज़का अशरफ साहब ने जो कहा है कि वो रिव्यू करेंगे, रिविज़िट करेंगे चीज़ों को, आपको लगता है कि जो बातें, जो एक लेगेसी, जो एक चीज़ें सेट करके गए थे प्रेसिडेंट नजम सेठी साहब, उनकी लेगेसी आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती या कंटिन्यू ही होगी उनकी ज़का अशरफ साहब, या फिर अपनी नई पॉलिसीज़ लेकर आएंगे इससे मुतालिक भी? देखिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया, तारीखों का ऐलान कर दिया। अभी उन्होंने इसका शेड्यूल देना है कि कौन कौन से मैचेस किस वक्त किस मकाम पर खेले जाएंगे। जब ACC इसका ऐलान कर चुकी है कि ये न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा और हाइब्रिड मॉडल के तहत जिसमें 4 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे, तो उसके बाद ज़का अशरफ साहब को के पास कोई रास्ता नहीं है। पहली बात यह कि उस वक्त ज़का अशरफ होते भी हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सूरत हाल है, दुनिया का वाहिद बोर्ड होगा जहाँ पर कोई चेयरमैन नहीं है। एक एक्टिंग चेयरमैन हैं जो कि इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो ज़का अशरफ साहब होते हैं या नहीं होते, ये खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शंस के हवाले से वहाँ पर मुकदमात ज़ेर समात हैं और उनके हवाले से हुक्म इम्तनाई जारी हो चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शंस नहीं हो सकते हैं, 27 को होना थे। तो उस वक्त क्या होता है, कौन जीता है, तेरे जुल्फ के सर होने तक कोई पता नहीं है कि ज़का साहब होते हैं या नहीं होते हैं, कोई और होता है। लेकिन ये सारी की सारी सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अदालतों का रास्ता इख्तियार करना भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस हाइब्रिड मॉडल का है, सेठी साहब की ये बेहतरीन कोशिश थी कि पाकिस्तान के पास ये 4 मैचेस आए। गो के लोग इससे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन जब आप ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हैं और आप अपने हालात को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको ये एक ख़ास किस्म की ऐनक पहन कर ना सोचें तो आपको कुछ और तरीके से नज़र आती हैं। तो इस हाइब्रिड मॉडल के तहत ही पाकिस्तान की क्रिकेट आगे चल सकती थी और ये ठीक है, वो ठीक है, उस पर काम किया भी है। अब लेट्स सी आगे होता है क्या। वैसे तो स्केड्यूल जब अनाउंस हो गया तो फिर बड़ा टफ हो जाएगा कि कोई इस तरह से पॉलिसी चेंज करना भी, जाहिर है वो पहले वापस नहीं आ सकती है। बट ये ICC के जो टूर्नामेंट है जो कि वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2023, जिसका बड़ा इंतज़ार किया जा रहा था, अभी अगर हमारे लड़के वहाँ खेलने के लिए जाते भी हैं तो आपको लगता है कि हमारे पास एक फुल पैकेज है इस टाइम? हमारी टीम इतनी जैसे वेल परफॉर्म्ड है, जैसे हमने पहले तो ऐसा हुआ था कि जब हमारा T20 वर्ल्ड कप में इनसे आमना सामना हुआ था तो सिर्फ बाबर और रिजवान ने ही जो है वो पूरा हिसाब चुकता कर दिया था। तो अभी हमारी टीम में कुछ खामियां मौजूद हैं या अभी फुल पोजीशन में है? देखें, अभी चूँकि चंद माह बाकी हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप में, लेकिन आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मजमूई तौर पर उन लड़कों को, उन प्लेयर्स को देखते हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में जो गालिब इम्कान है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करें। में आपको बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान नज़र आते हैं, फ़खर जमान, इमामुल हक, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ़ और उसके साथ साथ अली सलमान आगा। ये जितने भी ये जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं ये स्टेबल प्लेयर्स हैं और इनकी कारकर्दगी आप वनडे क्रिकेट में देखते हैं। इमामुल हक और फ़खर जमान को देख लें, उनकी कारकर्दगी बहुत शानदार रही है। पाकिस्तान का बॉलिंग पेयर बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के पास नसीम शाह की शक्ल में एक तेज़ गेंदबाज मौजूद है, हारिस नसीम मौजूद हैं, हारिस और शाहीन मौजूद हैं, नवाज़ मौजूद हैं, इमाद हैं, फिर शादाब खान हैं, उसामा मीर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब जमान खान को आप देख लें जिस तरह से उनकी आमद हुई है। तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। और जब इंडिया में आपकी बात ठीक है कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन ये आपको नहीं लगता कि ये T20 एक्सपर्ट है, वनडे के लिए तो स्टेमिना ही और चाहिए होता है? नहीं। देखें, आप इमामुल हक और फ़खर जमान की कारकर्दगी वनडे क्रिकेट में उठा के देख लें, आप बाबर आजम की कारकर्दगी वनडे क्रिकेट में उठा के देख लें। हारिस, शाहीन, जमान ये मुकम्मल सलाहियत रखते हैं वनडे क्रिकेट में किसी भी दुनिया की बैटिंग लाइन को उड़ाने की। इसी तरह से उसामा मीर जो अभी खेल रहे हैं, फिर शादाब खान है। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जब जीती थी 2017 की, तो वो वनडे टूर्नामेंट ही था और ये सारे इनमें से बहुत सारे खिलाड़ी उस वक्त खेल रहे थे। बिल्कुल तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोई इतनी आसान हरीफ नहीं होगी। और जब आप जाते हैं
टूर्नामेंट में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये गैर मामूली सलाहियत का मुजाहरा पाकिस्तान की टीम कर सकती है, इनको आसान नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल। अच्छा हाफिज साहब, लेकिन लाख हमने देखा है कि कहते हैं। हमेशा से रिलाय हमने अपनी बॉलिंग पे किया है। अब बैटिंग साइड पे हम देखते हैं कि हमेशा से हमारा जो बैटिंग डिपार्टमेंट है थोड़ा वीक रहा है। अब इस भारत में मैचेस हैं, वहाँ का एक अपना प्रेशर होता है, अपना एक इन्वायरमेंट होता है, फिर टीम कॉम्बिनेशन आपके सामने है। आपको क्या लगता है किस डिपार्टमेंट पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है या जिस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, प्लेइंग 11 पाकिस्तान की बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने सिर्फ एक दो ऑलराउंडर्स की जो ऑप्शंस है ना, एक दो ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग और मिडल ऑर्डर में आपने किस तरह से चीज़ों को ठीक करना है। बाकी सारी चीज़ें स्टेबल हैं पाकिस्तान की, कि आपने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कौन सा खिलाना है और आपने स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स में क्या ऑप्शंस लेनी है। इसके अलावा पाकिस्तान की सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेबल हैं। आप बॉलिंग को देख लें, जैसा कि नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान, ठीक है जी। इसके साथ आपने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कौन सा रखना है। पाकिस्तान के पास इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, उसामा मीर की शक्ल में स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। आपने इनमें से किसको लेना है? ये जो बेस्ट सिलेक्शन है ना, जब आप सारे हालात को, फॉर्म को, फिटनेस को देखते हुए जब इन दो शोबों में आप अपनी सिलेक्शन को ठीक करेंगे, मिडिल ऑर्डर में आपने कौन सा ऑप्शन आप सबसे ज़्यादा बेहतर उस वक्त देख रहे होंगे। बाकी पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बिल्कुल अपनी जगह पर स्टेबल है, बिल्कुल ठीक है, उनकी कारकर्दगी में तसलसल है, इस्तेहकाम है, वो मुसलसल पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान का पेस अटैक बिल्कुल अपनी जगह पर स्टेबल है, बिल्कुल ठीक है, इस्तेहकाम है, तसलसल के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा भी कर रहे हैं। आई होप सो कि वहाँ पर भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करे। बट हाफिज साहब, एज अ क्रिकेट लवर हमें तो अपनी टीम से ही मतलब है और हमें अपनी टीम के बारे में पता है, बट आप चूँकि स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं तो बाकी टीम पर भी आपने नज़र रखी होगी। तो कौन सी टीम कितनी तैयार है इस वर्ल्ड कप के लिए, और स्पेसिफिक अगर इंडिया की बात की जाए? देखिए, इंडिया होम ग्राउंड पर बहुत अच्छा खेलता है और जब आप अहमदाबाद में खेलेंगे, जो उनके बड़े स्टेडियम्स हैं जहाँ पर खेलेंगे, तो वहाँ पर उनको सिर्फ अपनी टीम को सपोर्ट मिलेगी। उनका क्राउड ऐसा नहीं है कि वो दोनों टीमों को सपोर्ट करता है, वो सिर्फ अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। उनकी टीम भी एक मजबूत उम्मीदवार ज़रूर होगी, लेकिन आईसीसी के इवेंट्स में गुज़िश्ता चंद बरसों में उनकी कारकर्दगी को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ देख लें, गुज़िश्ता 2-3 बरसों में जितने उन्होंने इवेंट्स खेले हैं एसीसी के या आईसीसी के और मजमूई तौर पर दीगर टीमों के खिलाफ भी, तो उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है। उनके टीम कॉम्बिनेशन के मसाइल हैं, प्लेइंग 11 के मसाइल हैं। जैसे अभी उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला, दुनिया का बेहतरीन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन था, लेकिन वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आप इंग्लैंड को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो ये तो टॉप लेवल की टीमें हैं, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स खेले जा रहे हैं उसमें भी बहुत शानदार क्रिकेट देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ से क्वालिफाई करके टीमों ने आना है। लेकिन जिस आला पाए की और जिस सनसनी से भरपूर क्रिकेट वहाँ पर देखने को मिल रही है, वो भी खुशाइंद है। अभी जब आप लोग ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम भारत जाती है या नहीं जाती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर सकता है, तो मेरे जहन में फौरी तौर पर ये सवाल है, चूँकि एक बात आई है कि चूँकि ये एक सियासी मामला है हुकूमती सतह पर, और दुनिया को ये देखने की चीज़ है, एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट को 2009 में दहशतगर्दी की वजह से तनहा करने की कोशिश की गई है, दूसरी तरफ इस मामले में पाकिस्तान को एक मरतबा से फिर तनहा करने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान ने बाउंस बैक 2009 के बाद भी किया था, और पाकिस्तान की क्रिकेट में इतनी जान है कि वो इस वक्त भी बाउंस बैक कर सकता है। पाकिस्तान ने जो नुकसान उठाया है वो दुनिया की वजह से उठाया है, दहशतगर्दी की जंग की वजह से। गुज़िश्ता दिनों नरेंद्र मोदी के साथ जो बाइडन साहब ने एक मुश्तरका अलामिया जारी किया जिसमें पाकिस्तान के ऊपर सवालात उठा गए। तो पाकिस्तान को ये जो साहब ने मुश्तरका एलामिया जारी किया, इनकी जंग की वजह से पाकिस्तान में 70,000 से ज़्यादा जाने गई, पाकिस्तान को खरबों डॉलर का नुकसान हुआ, पाकिस्तान के खेल के मैदान वीरान करने की साजिश की गई, और आप उनके साथ खड़े होकर फिर पाकिस्तान के साथ इस तरह से चीजें करते हैं तो ये नामुनासिब है। पाकिस्तान को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। और बिल्कुल इस हवाले से पाकिस्तान को भी एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाना चाहिए है आफिस साहब। लेकिन ये देखिए, क्वालिफाइंग राउंड की आप बात कर रहे थे, क्रिकेट पर ही अगर बात करें तो क्वालिफाइंग राउंड में मैं अभी देख रही हूँ कि बाकी सब टीम्स के नाम तो जाने पहचाने हैं, वेस्ट इंडीज़ है, जिम्बाब्वे है, नीदरलैंड्स है, नेपाल है, बट यूएसए अपना जो है वो एक तरह से डेब्यू करने जा रहा है इस वर्ल्ड कप में। तो वो टीम आपको क्या लग रहा है, नज़र आ रही है?
देखें वहाँ पर क्रिकेट तो बहुत खेली जा रही है, मेजर क्रिकेट लीग भी हो रही है, इन दिनों भी एक टूर्नामेंट हो रहा है वहाँ पर, लेकिन बुनियादी ढांचे के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं। और जब तक मुकामी लोगों की उसमें शिरकत नहीं होती, कि जो यूएसए के रहने वाले हैं, ये नहीं है कि पाकिस्तान से प्लेयर्स चले गए, इंडिया से चले गए, मुत्तहिदा अरब अमारात से चले गए, या किसी और मुल्क के खिलाड़ी जहाँ पर उनको अपने मुल्क में मौका नहीं मिला तो बेहतर अपने मुआशी मुस्तकबिल के लिए वहाँ चले गए। उनके साथ साथ जब तक उनके मकामी लोगों में ये शौक पैदा नहीं होगा, उस वक्त तक क्रिकेट का फलने फूलने का जो हदफ है वो हासिल नहीं कर सकते, हाफिज साहब का जो हदफ हासिल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने हाफिज साहब। हमारा जिस तरह ये हक था मेज़बानी का, भारत ने आने से इनकार कर दिया, अब वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है। ज़ाहिरी बात है, बीइंग पाकिस्तानी हमारा भी दिल दुखता है और हमारा भी दिल करता है कि पाकिस्तान के लोगों को भी ये फेस्टिविटी देखने को मिले, यहाँ पर भी वर्ल्ड कप हो, यहाँ पर भी दोबारा से मैदान आबाद हों, रौनकें आबाद हों। तो क्या आपको लगता है मुस्तकबिल करीब में हालात कैसे होंगे और पाकिस्तान को इस हवाले से क्या करना चाहिए कि ये वर्ल्ड कप अगर भारत में हो सकता है तो पाकिस्तान में भी हो सकता है? पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल करीब में आप देख रहे हैं, आपको लगता है ऐसा कि ये एक दिन हमें भी हासिल होगा, हमें भी ये मौका मिलेगा? देखें, 2000 की दहाई में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी थी, फिर उसके बाद 11 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी पाकिस्तान के पास थी, शेयर थी, तो वो नहीं हो पाई हैं। अब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान के पास थी, हक है ना जी पाकिस्तान का। बिल्कुल, तो पाकिस्तान का हक है, पाकिस्तान दुनिया का साथ देता है, पाकिस्तान के अफगानिस्तान का भी साथ नहीं दिया, ऑस्ट्रेलिया ने इनकार किया तो पाकिस्तान 3 वनडे मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में खेल के आया, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने श्रीलंका का और बांग्लादेश का साथ नहीं दिया है। तो ये सब के सब जो ममालिक हैं, ये सिर्फ ये इस खित्ते के नहीं, जो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड है, इन लोगों को भी तो सामने आना चाहिए ना, कि जब दुनिया के तमाम मुल्क पाकिस्तान आ रहे हैं तो आप आईसीसी में बैठ के ये बात करें कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जब आती है, पाकिस्तान में हालात इंशाल्लाह ताला इससे ज्यादा बेहतर होंगे, ओमान के और दीगर मुआशी हालात भी बेहतर होंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे और एक दिन आएगा जबकि वर्ल्ड कप के लिए दुनिया में पाकिस्तान के मैदानों में उतरेंगे और पाकिस्तान में क्रिकेट का वर्ल्ड कप की मेज़बानी जो है पाकिस्तान करेगा। बहुत शुक्रिया हाफिज़ इमरान साहब। इस दुआ के साथ हम भी ब्रेक लेते हैं कि अल्लाह करे एक दिन ये भी आए कि हम सबको पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड कप देखना नसीब हो। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ईद की आमद में एक दिन रह चुका है और पाकिस्तानियों ने कल जिस तरह खाने के साथ इंसाफ करना है ना, वो अल्लाह ही जानता है। और इंसाफ इस तरह का करते हैं कि दूसरे तीसरे दिन हमें अस्पतालों में जो है ना रश देखने को मिलता है। ठीक है, आप लोग खाएं, आप एक साल के बाद इतना साफ़ सुथरा गोश्त मिलता है, वरना तो पूरा साल हम गोश्त के नाम पर पता नहीं क्या कुछ खाते रहते हैं। तो खाएं लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें। अच्छा, सेहत के साथ साथ इसका हक वही है कि जो मुस्तहिक लोग हैं, जिनको पूरा साल खाने को नहीं मिलता है, वो उनको खाना चाहिए है, उनको देना चाहिए है। तो सही मानों में डिवीजन होनी चाहिए है। और उसके अलावा एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए है, बनना कैसे चाहिए है। और स्पेशली जो अनाड़ी कसाईयों के हत्थे चढ़ जाते हैं ना, खुदारा उससे ना तो जानवर को तकलीफ दें और फिर आपके पूरे गोश्त को बदजायका कर सकता है अगर हड्डी जो है वो गलत कटी होगी। 2 लोगों ने इस मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान किया, एक नीम हकीम और एक अनाड़ी कसाई। नीम कसाई भी, ये भी आपने यूज़ किया। नीम कसाई भी कह सकते हैं, नीम कसाई होते हैं जिनको मौसमी कसाई हम लेकिन कहते हैं। हमारे आपको पता है जो गेस्ट है ना हमारे साथ, वो एक्सपर्ट हैं, वो नीम हकीम टाइप कुछ नहीं है, वो हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि फूड एक्सपर्ट है, मोहसिन भट्टी, और मुख्तलिफ तज्जिया आप उनके सुनते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं कि ना आप फजूल किस्म की आइटम्स खाएं और कहाँ पर मिलावट वाला अशिया बन रही हैं। तो आज हमारे साथ मोहसिन भट्टी मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। भट्टी साहब, ये बताइए कि सबसे पहले तो हमारे लोगों को भी थोड़ी सी आगाही दे दीजिए कि कुर्बानी करते वक्त कल जब वो सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे तो किन चीज़ों का फर्स्ट ऑफ ऑल ख्याल रखना चाहिए है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो कसाब है ये प्रॉपर कसाब हो, मौसमी कसाब ना हो। क्योंकि जो मौसमी कसाब होगा वो अनाड़ी कसाब होगा, उसको नहीं पता कि उसने गोश्त कैसा बनाना है। नंबर 1 तो वो ये काम करते हैं कि बाज़ अनाड़ी जो कसाब होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि जो शह रग होती है उसके साथ एक ऐसी रग होती है
एक ऐसी वेन होती है जो दिमाग से जिस्म का राब्ता अस्तवार करती है, वो अनाड़ी कसाब उसको भी काट देते हैं। वो जैसे ही कट जाती है उससे ये होता है कि पूरे जिस्म का दिमाग से राब्ता मुनक़ता हो जाता है और खून प्रॉपरली ड्रेन नहीं होता। जब खून प्रॉपरली ड्रेन नहीं होता तो वो गोश्त जो है वो मुज़र सेहत हो जाता है। और उसके अलावा वैसे वो फिर उसको जब गोश्त बनाते हैं वहाँ पे भी हड्डियों का चूरा भी कर देते हैं, गोश्त की कटिंग ठीक नहीं करते हैं, तो इस तरह के बहुत से इश्यूज़ होते हैं। फिर उसके अलावा आपने ये देखना है कि उस कसाब की पर्सनल हाइजीन कैसी है, उसके नाखून ठीक हैं या नहीं है, उसके जो टूल्स हैं वो ठीक हैं या नहीं है, उसमें उसकी छुरियाँ, उसका वो जो लकड़ी का साथ वो एक जो मुडी लाता है उसको देखना है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है और कोशिश करनी है कि अगर आप उसको गर्म पानी से धो लें, साबुन से या ब्रश से धो लें और फिर कर लें। उसके अलावा जब गोश्त को आप जब वो बकरा ज़बह कर लें तो उन्हें ये कहें कसाब को कि बराए मेहरबानी इसकी खाल उतार के कम अज़ कम 2 घंटे के लिए इसको बकरे को लटका दे ताकि इसमें से खून प्रॉपरली नुचड़ जाए। अगर खून उसके अंदर रहेगा तो वो ठीक नहीं है। उस दौरान वो ये कर सकते हैं। बिल्कुल भट्टी साहब आपने बजा फरमाया सर, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है, इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। भट्टी साहब ये बताएं कि क्योंकि साल के बाद हम देखते हैं जब ईद आती है और ईद पे हम लोगों की कोशिश होती है कि जितना भी गोश्त मैक्सिमम हो सकता है ना उसको हम अपने फ्रीज़र्स की जीनत बना लें और फ्रिजेस हम भर देते हैं, एक एक फ्रिज एक्स्ट्रा हम यूज़ करते हैं। सर ये बताएं कि क्योंकि गर्मी भी है, लोड शेडिंग भी होती है, इन हालात के अंदर मैक्सिमम कितनी देर तक हम फ्रिज के अंदर ये गोश्त को रख सकते हैं? जो कुर्बानी का गोश्त होता है इसमें और दूसरे आप जो नॉर्मल डेज में आप जो मटन लेते हैं उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि इसको ज़्यादा देर तक, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि खून इसमें से नहीं उस तरह निकल पाता, इसको ज़्यादा देर के लिए लटकाते नहीं हैं, इसको प्रॉपर उस तरीके से इसका ख्याल भी नहीं रखा जाता। और दूसरी बात यह है कि जो कुर्बानी का जानवर होता है आम दिनों वाले जानवर की निस्बत ज़्यादा ताकतवर होता है, ज़्यादा सेहतमंद होता है, क्योंकि जो कुर्बानी है ये एक हमारा दीनी फरीज़ा है। इसके लिए जो हम बकरे का इंतखाब करते हैं वो भी बहुत सेहतमंद बकरा होता है और ऐब से पाक होता है। इस वजह से इसका जो गोश्त होता है ये ज़्यादा ताकतवर भी होता है। इसमें आपने देखा होगा कि खून जो अंदर रह जाता है उसकी वजह से इसको ज़्यादा देर तक आपको महफूज नहीं रखना चाहिए। लेकिन फिर भी आपने करना ये है कि गोश्त को अच्छी तरह धोएं और जल्द से जल्द 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर जो आपने जिनका हिस्सा देना है मसाकीन का वो उनको दे दें, जो रिश्तेदारों का उनको दे दें, जो आपके हिस्से का है उसको धोने के बाद आपने उसको जल्द से जल्द फ्रीज़ करना है। और फ्रीज़ इस तरह करना है कि उसके पोर्शन साइज़ बनाने हैं। आपके घर में अगर एक वक्त में आधा किलो गोश्त बनता है तो आपने आधा किलो के पोर्शन बनाने हैं और फ्रीज़र में आपने उनको नीचे वाले खाने में रखना है। और आपने ये चेक करते रहना है कि गोश्त जो है वो उसमें जमा हुआ है, जैसे पत्थर की तरह, सख्त बर्फ़ की तरह जम जाता है, तो फिर आप उसको ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। वो फिर वो ये ना कि बैक्टीरिया उसमें नहीं आते। एक्सीलेंट एडवाइस, एक्सीलेंट। भट्टी साहब ये बताइए कि जो मुज़र सेहत गोश्त है उसकी निशानी, कुछ अलामात बता दे ताकि हमें पता चल जाए कि अब ये गोश्त जो है वो खाने के काबिल नहीं रहा है। अगर तो उस गोश्त के अंदर से आपको स्मेल आना शुरू हो गई है कि आजकल जिस तरह गर्मी है, हबस है, और इसमें अगर ज़्यादा देर के लिए गोश्त बाहर पड़ा रह गया और आपको उसके अंदर से एक बैड स्मेल आना शुरू हो गई है, यानी उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो गई है, तो वो गोश्त जो है वो मुज़र सेहत हो गया। अगर फ्रीज़र में आपने गोश्त रखा हुआ है और उसमें ज़्यादा देर के लिए लोड शेडिंग हुई है, या बाज़ लोग गलती ये करते हैं कि फ्रीज़र के अंदर कोई गर्म चीज़ रख देते हैं उसको जल्दी ठंडा करने के लिए। वो जो गर्म शय होती है वो एकदम फ्रीज़र का जो सारी कूलिंग है उसको कंज्यूम कर लेती है। उसकी वजह से जो फ्रीज़र में गोश्त पड़ा हुआ है वो जो पैकेट पहले सख्त थे वो अगर नरम हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि अब वो गोश्त
वो सेहत के लिए ठीक नहीं रहा, उसको फौरी तौर पे पकाएं और कंज्यूम कर लें, उसको फिर आप ज़्यादा देर के लिए रखना नहीं है। लेकिन अगर वो ज़्यादा देर पड़ा रह गया और बिल्कुल नरम हो गया तो फिर वो मुज़र सेहत है। ठीक है, अच्छा भट्टी साहब ये बताएं कि गोश्त को खुश्क करने के बाद कितनी देर तक महफूज किया जा सकता है, कितनी देर तक ये काबिल इस्तेमाल हो सकता है? हमारे बाज़ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे लोग गोश्त को खुश्क करते हैं, तो उसमें भी ख्याल ये करना है कि वो प्रॉपरली खुश्क हो। अगर तो उसके अंदर नमी की कोई मिकदार है, अगर वो थोड़ा नरम है, सख्त नहीं है, तो फिर वो सेहत के लिए ठीक नहीं है, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। प्रॉपरली आपने अगर उसको डिहाइड्रेट कर लिया है, ड्राई कर लिया है, तो फिर आप उसको उस वक्त तक रख सकते हैं जब तक उसमें नमी पैदा अच्छा भट्टी साहब, अगर कोई गैर मयारी तरीके से हमने गोश्त को में है, उसके सेहत पर कैसे नुकसानात मुज़र सेहत हो सकते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा जो इशू आता है, जो मैंने पहले बात की है कि इसमें खून का आता है और बैक्टीरियल ग्रोथ का आता है। अब जिस्म में, इंसानी जिस्म हो चाहे किसी जानवर का जिस्म हो, उसमें जो बैक्टीरिया हैं या मुख्तलिफ बीमारियों के जरासीम हैं, कोई वायरस हैं, तो वो खून के ज़रिए ट्रेवल करते हैं। तो अगर तो खून प्रॉपरली ड्रेन नहीं हुआ तो फिर जो है वो मुज़र सेहत हो सकता है। इसलिए खून के लिए बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि खून को प्रॉपरली ड्रेन करना चाहिए। ये जो कसाब पूरी शहरक काट देते हैं वो गलत करते हैं, उससे खून प्रॉपरली ड्रेन नहीं होता। राइट। तो वो अच्छा भट्टी साहब ये बताएं कि जानवर की कुर्बानी को किस तरीके से मेक श्योर किया जा सकता है कि ये बिल्कुल महफूज और सही तरीके से इसको कुर्बानी को किया जा सके? उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपने उसकी स्लॉटरिंग ठीक करवानी है, आपने कसाब का इंतखाब ठीक करना है। कसाब आपने सही मुंतखब कर लिया, उसको प्रॉपरली आपने स्लॉटरिंग की है। अगर तो असल कसाब है, मौसमी कसाब नहीं है, तो उसको SOPs पता है, उसको पता है मैंने कैसे करना है। फिर उसके बाद उसके जो टूल्स हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। देखें, जिन छुरियों पे, जिन औजारों पे, जिस मुड्डी पे गोश्त बन रहा है, उस पे जब खून लगेगा और वो खून सारा दिन उस पे बकरे ज़बा हो रहे हैं और वो खून उस गर्मी में, हबस में, उन टूल्स पे, उन मुड्डियों पे लगा रह गया है, तो उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करेगा। और वो गोश्त अगर आपने बाहर खुला ज़्यादा देर के लिए रख दिया है तो भी उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करेगा। इसलिए आपने जल्द से जल्द महफूज करना है। जो टूल्स हैं उनको अच्छी तरह धोना है, कसाब के को आपने सही वाले कसाब सही चुनना है और सर वो सारे SOPs का ख्याल रखना है। अच्छा भट्टी साहब ये बताइए कि कुर्बानी का जो गोश्त है, क्या कोंगो वायरस उससे भी ट्रांसफ़र हो सकता है? नॉर्मली पाकिस्तान में इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं आ रही है, इसलिए इससे आप इतना ज़्यादा फिक्रमंद ना हो। और वैसे भी यहाँ पे जैसे अगर हम पंजाब की बात करें तो जब यहाँ पे बकरे जो आते हैं उनके लिए बाकायदा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने स्प्रे का एहतमाम किया होता है, इसलिए इसके इम्कानात बहुत कम। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन भट्टी साहब अपनी कीमती आरा देने का। और मेरा ख्याल है आज के दिन इससे कीमती, इससे बेहतरीन कोई मौजू हो नहीं सकता था, क्योंकि कल हमने कुर्बानी करनी है, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करनी है। ये तमाम चीज़ों का जिसका भी भट्टी साहब ने जिक्र किया, हमारे सेगमेंट को मुंतखब करने का मकसद भी यही था कि इन तमाम चीज़ों का आप ख्याल रखें ताकि आपकी जो कुर्बानी है वो महफूज भी हो सके और जो आपका गोश्त है वो आपके लिए मुज़र सेहत ना हो बल्कि जुज़्वे बदन बने और सेहत का बाइस बने। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए बहुत से ऐसे मसले मसाइल हैं जिनका हमने सामना करना पड़ता है, या शाउरन हमें पता नहीं होता, ला शाउरे में हम बिल्कुल ला इल्म होते हैं। ऐसे बहुत से मसाइल होते हैं। जैसे ब्रेक से पहले हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो हमें लेने चाहिए कि जो हम खाना खा रहे हैं, जो जानवर हम ज़िबा कर रहे हैं, उसका गोश्त किस तरह से साफ़ सुथरे तरीके से होना चाहिए, उसको स्टोर कैसे करना चाहिए है और क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा जो अमल ये होता है कि आपने उसे एक प्रॉपर इस्लामिक वे से एक उस तरीक़ाकार से गुजारना होता है कि
सही मायनों में आपकी कुर्बानी कबूल भी हो जाए, सुन्नत इब्राहिमी पूरी अदा भी हो जाए। तो उसके लिए हमें बहुत से मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। और उसके अलावा हम देखते हैं कि जब भी ईद उल अज़हा आती है तो एक नई बहस जन्म लेने लग जाती है, कुछ मुतनाज़ बातें सामने आती हैं। फिर कुछ लोग, एक मखसूस तबका है जिसकी जानिब से ये कहा जाता है कि शायद यार ये इतने जानवरों को ज़िबा करने की क्या ज़रूरत है, इसकी जगह किसी की लड़की की शादी करवा दें, किसी की जो है ना आप जहेज़ का सामान दे दें। बेशुमार ऐसी बातें आती हैं। आज इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा शाम इलाही ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपके वक्त का। अल्लामा साहब, ईद के मौके पर आते ही जब ये नई बहस छिड़ जाती है, हुकूकुल इबाद लोगों को याद आ जाते हैं और एक मखसूस तबका है वो हर दफ़ा ये बात कहते हुए हमें नज़र आता है कि किसी कुर्बानी करने से बेहतर है किसी की बेटी की शादी करवा दें, कोई पानी का कूलर लगवा दें, किसी गरीब को जो है राशन लेकर दे दें। तो सर, इस मौके पर ही आके ये बातें क्यों याद आती हैं? आप क्या समझते हैं, ये चीज़ें भी मुनासिब हैं? इसके बदले में ये भी किया जा सकता है? इस्लाम क्या रहनुमाई करता है? भाई, बुनियादी तौर के ऊपर आपने ये जो सवाल किया ये बड़ा वैलिड और जायज़ है। आप खुद बताएं कि ईद कुर्बान ही के मौके के ऊपर इस तरह के सवाल क्यों उठाए जाते हैं, या हज के मौके के ऊपर या किसी भी नेकी के शियार के ऊपर ये सवाल उठाए जाते हैं, वरना तो ये सवाल उठाए नहीं जाते। मैं आपसे काउंटर सवाल पूछता हूं कि ये सवाल 1 लाख रुपए का एंड्रॉइड मोबाइल खरीदते वक्त क्यों नहीं उठाया जाता कि 1 लाख के बदले में बेटी का जहेज बना दिया जाए, या पीसी और अवारी के अंदर खाना खाते वक्त 20-25 हज़ार रुपए का जो बिल बनता है उस वक्त ये सवाल क्यों नहीं उठाया जाता कि 20-25 हज़ार की बजाय मस्जिद में कूलर लगा दिया जाए या अवाम को कूलर फराहम कर दिया जाए। तो बुनियादी तौर के ऊपर आप खुद बताएं कि वैलेंटाइंस डे के ऊपर दुनिया में करोड़ों डॉलर लग जाते हैं, उस केक, उन बैलून्स के ऊपर यह सवाल क्यों नहीं उठाया जाता? मैं ये समझता हूं कि नेकी के किसी भी काम का दूसरे काम के साथ मुआवजा करना कतअन दुरुस्त और जायज बात नहीं। हाँ, बच्ची का जहेज भी बनना चाहिए और सीमेंट की बोरी भी मस्जिद में देनी चाहिए और वाटर कूलर भी लगने चाहिए, लेकिन शायर इस्लाम के ऊपर ये जो एक लिबरल माफिया, अगर मैं इसको कहूं तो ये बात बेजानी होगी कि ये खास तौर के ऊपर जब शायर अल्लाह की बात हो, कुर्बानी की बात हो, हज की बात हो, ज़कात की बात हो, रमज़ान में डोनेशन की बात हो, हालांकि रमज़ान का जो इन्फाक़े फ़ी सबिलिल्लाह सारा का सारा गरीब लोगों के पेट में जा रहा होता है, लेकिन इनका पेट दर्द ख़त्म नहीं हो सकता। और ये जो इनका एतराज़ है, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। और नेकी के काम देखें, हज है, हज एक अपना शियार है, कुर्बानी एक अपना शियार है। जिस अय्याम में जो नेकी का काम हो उसको कतअन इस तरह कंडेम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुर्बानी के बारे में फरमाया जिसकी बिल्कुल सही। अच्छा अल्लामा साहब, ये बताएं कि कुर्बानी के ऊपर बात है, क्या गैर मुस्लिम कसाब से भी कुर्बानी करवाई जा सकती है? ये जायज़ है कि जो कसाब हो या फिर वो मुस्लिम ही हो? तौर पे मुजाहिद भाई, जो कसाई है वो मुसलमान होना चाहिए। ये कुर्बानी शायर अल्लाह में से है और कुर्बानी मुसलमान ने करनी है तो उसको मुसलमान से करवानी चाहिए। अलबत्ता उलमा का और फुकाहा का इस बारे में जुज़वी इख्तलाफ मौजूद है कि अहले किताब का अगर कोई कसाई हो और वो अल्लाह के नाम पे ज़बीहा कर रहा है तो वो हलाल होगा कि नहीं। तो जमहूर उलमा का ये मौक़िफ़ है कि अहले किताब के जो कसाई होंगे उनका ज़बीहा दुरुस्त होता है और जायज़ होता है, लेकिन कुर्बानी एक मुनफरद और अलग शियार है जो सिर्फ मुसलमानों के साथ खास है, तो इसमें स्पेशली और खसूसी तौर पे ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब ये बता दीजिए कि अक्सर ऐसा होता है कि हम जो हमारे रिश्तेदार, माँ बाप जो फौत हो जाते हैं, हम उनके नाम पर भी कुर्बानी देते हैं, तो वो क्या जायज़ है? उनकी क्या ये कुर्बानी कबूल होती है? जो आपने सवाल किया है इसके ऊपर उलमा का बहुत लंबा चौड़ा इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन मेरी जो ज़ाती रुझान है और ज़ाती राय है, माली सदका, क्योंकि फौत शुदगान को इसाले सवाब पहुंचाने का एक ही तरीका कुरान और सुन्नत से साबित है, वो माली सदका है। तो माली सदके के अंदर कुर्बानी शामिल है। तो इस हवाले से मेरा जो ज़ाती रुझान है और मेरी जो राय है वो ये है कि चूंकि कुर्बानी माली सदके की एक किस्म है, अगरचे जो उलमा इख्तिलाफ करते हैं वो इसको एक मुनफरद और मुकम्मल इबादत समझते हैं, लेकिन उसमें भी माली सदका शामिल है। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के तमाम गरीबों को अपनी कुर्बानी में शामिल किया। तो शरीक करने के ऊपर तो कोई इख्तिलाफ मौजूद नहीं है, क्योंकि जो गरीब थे उस वक्त जो जिंदा थे वो भी शामिल थे, जो फौतशुदा थे वो भी शामिल थे। तो कुर्बानी के अंदर मैयत को शरीक करना ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली से साबित है, लेकिन
क्या इंडिपेंडेंट पूरी की पूरी कुर्बानी मैयत की तरफ से की जा सकती है? तो जो अहबाब ये नुक्ता नज़र रखते हैं कि ये माली सदक़े की किस्म है और माली सदका ज़ाहिर है मैयत की तरफ से इजमाए उम्मत है कि किया जा सकता है, उनके नज़दीक ये जायज़ है। और जिनका मौक़िफ़ ये है कि ये माली सदका तो है लेकिन कुर्बानी मुनफरिद और एक इंडिपेंडेंट अलग इबादत है, अगरचे कुर्बानी हज का भी जुज़ है और हज भी मैयत की तरफ से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट है और उनकी राय ये है कि ये कुर्बानी मैयत की तरफ से नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा ज़ाती मौक़िफ़ इस हवाले से ये है। अच्छा, आप जरा इस बारे में रहनुमाई फरमाइएगा। कुर्बानी के 3 हिस्से किए जाते हैं जिनमें कहा जाता है कि एक तो आपका अपना होता है, एक गुरबा का होता है, एक आपके अजीज़ो अकारिब का होता है। तो इसकी डिवीज़न किस तरीके से है, इसमें किस तरह शरीयत हमारी रहनुमाई फरमाती है, करती है? बुनियादी तौर पर ये जो कुर्बानी के आप 3 हिस्से मारूफ है मुआशरे में, ये मुस्तहब है, इस्तेहबाब है और कुरान की आयत से ये बात साबित है, काने मोतर बाइस फ़कीर, कि आप भी खाइए, अमीर भी खाएं, गरीब भी खाएं, फ़कीर भी खाएं, मुहताज भी खाएं, यानी कुरान का हुक्म है। तो यहाँ से ये बात समझ आती है कि अगर रिश्तेदार अमीर भी हों उनको भी कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है। इसीलिए ये मुआशरे में जो 3 हिस्से बनाए जाते हैं कि एक हिस्सा खालिस्तान गरीबों और फ़कीरों के लिए और मुहताजों के लिए और साइलिन के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए अगरचे वो अमीर ही क्यों ना हो, मुतमव्वल ही क्यों ना हो, और एक हिस्सा अपने लिए। तो बुनियादी तौर पे इसका हुक्म इस्तेहबाब का, मुस्तहिब है। यहाँ पे जुज़वी तौर पे ये बात समझनी चाहिए कि अगर कोई शख्स कुर्बानी करता है और वो सारे का सारा कुर्बानी का गोश्त अपने लिए रख लेता है तो ये जायज़ है, अगरचे पसंदीदा बात नहीं है। और अगर वो सारे का सारा बांट देता है तो भी जायज़ है, और अगर उसमें से कुछ खा लेता है तो भी जायज़ है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के मतलब हर तरीके से रहनुमाई तो की अलैहि वसल्लम। बट अल्लामा साहब ये बताइएगा कि हम जिस तरह अभी जिक्र कर रहे हैं, अक्सर होता यह है कि शो ऑफ किया जाता है, जो कुर्बानी का गोश्त बांटना होता है वो इसके घर दे, उसके घर, जो इर्द गिर्द जो अपना मोहल्ला है ना उसी को बस दे देते हैं, और जो हिस्से जिस तरह से हमारे शरीयत ने हमें बताया हम उस पर अमल नहीं करते। तो हमारा दीन इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करता है, क्या अहकामात हैं ऐसे लोगों के लिए? बुनियादी तौर पे इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये देखिए अगर एक बच्चा जानवर को घुमाने फिराने निकलता है अपने शौक रगबत से कि मैं जानवर को चरा लाऊं, और वो तो सवाब का काम है, वो तो नेकी का काम है कि कुर्बानी के जानवर को पाल रहा है, लेकिन इसका सारे का सारा दारोमदार नीयत के ऊपर है। अगर नीयत ये हो कि मैंने लोगों को दिखाना है और मेरी कुर्बानी का जानवर बड़ा मोटा ताज़ा है और मैंने लाखों का खरीदा है, तो ये तो फिर इन्नमल आमालु बिन्नियात के तहत है ना। अगर उसकी नीयत में रियाकारी शामिल है, हत्ता कि रियाकारी तो इतना खतरनाक मर्ज है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हो, अल्लाह के लिए मस्जिद में आए और दुराने नमाज आपको ये ख्याल आए कि फला शख्स मुझे देख रहा है, अपनी नमाज को उम्दा बना लें और सजदों को, रुकू को तवील कर लें, तो इसमें भी रियाकारी शामिल है। कुजा ये कि इंसान कुर्बानी का जानवर लोगों को दिखाता फिरे और लोगों को एहसास कमतरी का शिकार भी करता फिरे और रियाकारी भी करता फिरे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो वादे तौर पे कह दिया कि मुझे ना कुर्बानी का गोश्त अल्लाह को गोश्त पहुंचता है या अल्लाह को खून पहुंचता है, नहीं, अल्लाह को तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है कि जिस नीयत से तुमने अल्लाह के रास्ते में पैसे खर्च करके ये कुर्बानी खरीदी कि किसी गरीब के मुंह में भी नवाला चला जाए, मेरे घर वालों के मुंह में भी नवाला चला जाए, मेरे रिश्तेदारों के मुंह में भी नवाला चला जाए। अल्लाह को ये नीयत दरकार है और ये तकवा दरकार है कुर्बानी के अंदर कि अगर जरूरत पड़े अल्लाह के लिए पैसों को कुर्बान किया, जानवरों के गर्दनों के ऊपर छुरी को चला दिया, अगर जरूरत पड़ेगी अपनी ख्वाहिशात नफसानी के ऊपर भी छुरी को चला दूंगा। बेशक, बिल्कुल बजा फरमाया। साहब जरा इस बारे में रहनुमाई फरमाइएगा, शरीयत गोश्त को ज़ख़ीरा करने के हवाले से क्या कहती है? और ये भी कहा जाता है कि शायद मुहर्रमुल हराम से पहले गोश्त ख़त्म करना कुर्बानी का ज़रूरी है। बुनियादी तौर पे ये जो सवाल किया जाता है कुर्बानी के गोश्त का ज़ख़ीरा करने के बारे में, तो इसके हवाले से जो हदीस मशहूर है वो वक्ती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा मामला आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया ताकि लोग खाएं, लेकिन जब वो हालात गुजर गए तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़हीरा साबित है। गोया अगर कोई शख्स 4-5 कुर्बानियां कर रहा है, उनमें से एक कुर्बानी को या जितना भी वो चाहता है और समझता है कि मैं अपने घर वालों के लिए रख लूँ, उसको ज़हीरा करना 100% जायज़ और दुरुस्त बात है। और ये बातें मुआशरे में गलतुल आम है कि जी मुहर्रम के अंदर अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए, मुहर्रम से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, मुहर्रम के दौरान ख़त्म होना चाहिए। उसके बाद भी अगर कोई बंदा फ्रिज में, फ्रीज़र में, आपको पता है हमारे मुआशरे में तो ईद कुर्बान के मौके के ऊपर फ्रीज़र महंगे हो जाते हैं, लेकिन है ये तो मैंने एक तमसीलन बात की है, ज़हीरा करने की मुमानियत
जो है वो अगर मुआशरे में अफलास हो, गुर्बत हो, कहत साली हो और लोगों के घर में नवाला ना हो, फिर तो कुल्ली तौर पर ज़हीरा मना है। और अगर तो फिर करना ही नहीं मुआशरे के चाहिए अंदर ना। ये हालात नहीं एब्सोल्युटली है। और आप अलामा ये साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे ये भी हमारी रहनुमाई कर दे कि जिन्होंने कुर्बानी करनी होती है, अक्सर ऐसा होता है कि मर्द ख़ास तौर पर नाखून नहीं तराशते, बाल नहीं कटवाते, तो इसका सवाब क्या मिलता है? हमारा दीन किस तरह से हमारी रहनुमाई करता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो हदीस है कि जब पहली का चांद आए तो तुम अपने नाखून और बाल वगैरह तराश लो, और अगर तुम कुर्बानी के दिन वो कुर्बानी करने के बाद काटोगे तो तुम्हें दोहरा अजर मिलेगा। ये हदीस सही है, ये बात सर आंखों पे है। लेकिन जो आपने सवाल किया, यहाँ से ये साबित होता कि आप ये पूछना चाहते हैं क्या ये हलाल है, हराम है, या इसका हुक्म क्या है। तो बुनियादी तौर पर जिस शख्स ने कुर्बानी करनी हो वो भी ना काटे, और जिसने नहीं करनी वो भी ना काटे, तो वो कुर्बानी वाले दिन काट लेगा। जिसने नहीं करनी उसको एक कुर्बानी का अजर सवाब मिल जाएगा, और जिसने करनी है उसको दोहरा अजर सवाब मिल जाएगा। लेकिन क्या ये फर्ज है? तो ये हरगिज़ फर्ज नहीं, ये एक मुस्तहिब अमल है, एक नेकी का अमल है जिसमें तरगीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मौजूद है, ताकीद मौजूद है। लेकिन अगर कोई काट लेता है, अगर कोई, असल में ये भी देखें कि ये आपको हाजियों के करीब तर लाने की एक जुस्तजू है कि आप तो हज पे नहीं जा सके, लेकिन हाजी जो अमाल कर रहा है आप उसके करीब तर होते चले जाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नीयत के ऊपर भी कि अगर कुर्बानी के वक्त मैं बालों को और नाखूनों को काट लूंगा और इन 10 अय्याम में मैंने नहीं काटे, तो अल्लाह ताला दोहरा अजर दे देगा। अजर तो अल्लाह ने देना है, इसमें किसी भी किस्म की कोई इतराज की बात नहीं। अगर कोई शख्स काट लेता है तो उसके ऊपर कोई लानत मलामत कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जो बाहर रहते हैं और यहाँ पर कह देते हैं कि हम तो मौजूद नहीं है तो हमारा हिस्सा डाल दें, तो क्या ये भी उनकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी? कोई शख्स है वो आपको कुर्बानी का हिस्सा या पैसे बेचता है तो उसने आपको वकील मुकर्रर किया। शरीयत में इसके लिए इस्तिलाह वकील इस्तेमाल होती है। तो वकील कुर्बानी करने वाले की तरफ से जिसने पैसे दिए हैं उसके ऊपर वो अहकामात वकील के ऊपर लागू होंगे, कुर्बानी करने वाले की तरफ से लागू नहीं होंगे। मसलन ईद की नमाज से पहले कुर्बानी करना जायज नहीं है। ईद की नमाज जिसने कुर्बानी के पैसे भेजे हैं उसने पढ़नी है या वकील ने पढ़नी है। तो राज्य और जमहूर उलमा का मौकफ ये है कि वकील अगर नमाज ईद को अदा कर लेता है उसके बाद वो कुर्बानी के जानवर के गर्दन पे छुरी चला देता है तो उसकी तरफ से हो जाएगी, चाहे उसने ईद की नमाज पढ़ी हो, अदा की हो या ना की हो। ये मसला बुनियादी तौर के ऊपर उन ममालिक से आता है कि लंदन से पैसे आए हैं, अमेरिका से पैसे आए हैं, जी अभी वहां पे ईद ही नहीं हुई और अभी तो ईद की नमाज ही नहीं हुई और पाकिस्तान में उनकी कुर्बानियां होगी। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुख्तलिफ ममालिक के चांद की आपको पता रोयत फर्क होती है। तो वकील जिसको मुंतहिब किया गया है कि वो कुर्बानी करे तो वो अगर कर देगा तो जायज़ है। हाँ, इसके अंदर एक जुज़वी सवाल ये है कि अगर कोई कुर्बानी कर रहा है बतौर वकालतन है या असालतन भी कर रहा है तो क्या वो खुद छुरी फेरे? तो मुस्तहिब अमल ये है कि औरत को भी चाहिए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी साबित है कि औरतें भी कुर्बानी किया करती थी और अपने जानवरों को खुद काटा करती थी। और ये जज्बा इंसान के अंदर पैदा होता है कि इंसान जानवरों की गर्दनों के ऊपर, जो कुरान ने जिक्र किया कि अल्लाह का नाम लेके तकबीरात को बुलंद करता है, औरतें भी करें मर्द भी करें। लेकिन अगर कोई कमजोर दिल है और वो छुरी नहीं फेरना चाहता तो वो कसाई को भी बतौर वकील छुरी फेरने की इजाजत दे सकता है। वो कुर्बानी 100% जायज और दुरुस्त है। अगर कोई दूसरा ठीक है। अच्छा अलामा साहब, आखिरी सवाल सर, ये बताएं कि कोई ऐसा शख्स जिसके शुबा हो कि जो उसकी कमाई है वो हराम की नहीं है या मशकूक कमाई है उसकी, तो उसके साथ कुर्बानी के अमल में हिस्सा लिया जा सकता है, उसके साथ कुर्बानी में उसको हिस्सेदार बनाया जा सकता है? हाँ, ये जो आपने सवाल किया है ये देखिए, ये बड़ा जायज़ और वैलिड है। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ कि महल्ले के अंदर एक बंदा लंगड़ा बकरा या लंगड़ा जानवर ले आए तो हर बंदा कहेगा जी ऐबदार है, ऐबदार की कुर्बानी नहीं है। और वो 4 मशहूर ऐब हैं, और कान भी आधे से ज़्यादा कटा हो, सींग भी आधे से ज़्यादा टूटा हो, लंगड़ा हो, काना हो, हद से ज़्यादा कमज़ोर जानवर हो तो उनकी कुर्बानी नहीं है। तो अगर कोई लंगड़ा जानवर ले आए तो आप कहेंगे ये ऐबदार जानवर है, इसकी कुर्बानी नहीं है। लेकिन मैं और आप इतने गाफिल हैं कि कमाई सारी की सारी ऐबदार हो, कमाई सारी की सारी हराम हो, कमाई में ऐब शामिल हो, हम कुर्बानियाँ करते फिरें। यानी अगर कुर्बानी करने से बेहतर है, ये मैं शरअ सदर से बात कर रहा हूँ, एक बंदे ने हराम की कमाई से अगर कुर्बानी करनी है उसके लिए 100% बेहतर ये पहले हराम छोड़े। हराम का छोड़ना उस कुर्बानी से ज्यादा बड़ा अजर सवाब है। और ये तो रसूलों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, कि हलाल खाओ फिर नेक अमल करो। और फिर ये इंसानों के लिए भी है
कि सारे इंसान हलाल खाएं फिर नेक अमल करें, तो गोया नेकी का कोई भी अमल उस वक्त तक काबिल कबूल ही नहीं अगर बंदे की कमाई हलाल की नहीं है। तो अगर इंसान की कमाई हराम की है तो उसका कोई नेकी का अमल कबूल नहीं है। तो ऐसे हराम की कमाई के जो लोग मुबतला होते हैं वो किसी कुर्बानी के अंदर हिस्सा डालें तो उससे ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। बहुत शामिल आई ज़हीर साहब, सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। कुर्बानी के हवाले से बड़ी खूबसूरत आपने बात की है, लेकिन हमें यहाँ पे क्लोजिंग करनी है। जाने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि कल ईद उल अज़हा है, कल भी तो हमारी मुलाकात होगी हमारे व्यूवर्स के साथ, लेकिन इन ईद की खुशियों में अपने साथ साथ उन मुस्तहिक लोगों का भी ख्याल रखें। आप और हम तो शायद सारा साल गोश्त खाते हैं, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको साल के साल ही गोश्त मिलना नसीब होता है। तो इस मौके पर बजाय कि हम लोग अपने फ्रीज़र्स को गोश्त से भरें, उन मुस्तहिक लोगों को भी लाजमी इस कुर्बानी में याद रखें। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।